जय हिंद बच्चों। सफल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई सैटरडे का जो क्लास होगा वो लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा। तो मैं अपने टाइम से हूँ, बिल्कुल 4 बजे आपको लाइव क्लास की जगह पर रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिल रहा है। और आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, जो हमने सैटरडे को आपको बताया था कि 5 चैप्टर पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो पाँचों चैप्टर लेके आए हैं और पाँचों चैप्टर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा है। ठीक है, तो अगर जो बच्चे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहली बात तो पहले का क्लास आप जाके देखो। उसके बाद जो प्रीवियस हमने 10 मार्च के लिए जो क्रैश कोर्स चलाया था वो क्रैश कोर्स आप जरूर देखो जा करके, क्योंकि उस क्रैश कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आज की क्लास में हम डिटेल्स नहीं जाएंगे, क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और अगर हम डिटेल्स जाएंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा क्लास, इसीलिए सारा कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है आपको क्रैश कोर्स में। तो एक बार आप क्रैश कोर्स जाके देखिए, क्योंकि वहाँ हमने बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक का कॉन्सेप्ट बताया है, ट्रिक बताया हुआ है। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको ये रिवीजन क्लास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 5 चैप्टर कवर करने का मतलब है कि ये आपका पूरा का पूरा फुल रिवीजन है। ठीक है, दूसरी बात कि नेक्स्ट सैटरडे जो 20 तारीख की जो क्लासेज होगी वो 3 बजे होगी और वो बिल्कुल लाइव क्लास होगी। ठीक है, उसमें पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर हम बात करेंगे। तो जो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें प्रीवियस ईयर की हम बात करेंगे टोटल, और उसमें करीब 80 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन के आसपास उसमें कराया जाएगा, टोटल प्रीवियस ईयर जितना आया है। एक तो ये होगा, उससे पहले भी हमने आपको 10 मार्च के लिए प्रीवियस ईयर कराया था, तो आप उसको भी देखोगे और इसको देखोगे। इतना करने के बाद आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में क्या लिखा हुआ है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन चैप्टर कवर कराया गया है, जैसा आपने पीछे मैंने बताया था पिछली क्लास में, पिछले सैटरडे को, कि नेक्स्ट सैटरडे हम बात करेंगे एसआई और सीआई का, एरिया एंड वॉल्यूम का, ट्रिगोनोमेट्री, एपी एंड जीपी। ठीक है, वैसे जीपी का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ना के बराबर आता है। ठीक है, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए, लेकिन एक दो क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है ताकि आपको कभी अगर पेपर में आए तो इसके बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री से आता ही आता है एक क्वेश्चन, एरिया वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अगर आप देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन का रेंज होता है। ठीक है, और SICI का अगर देखोगे तो आप तो 2 क्वेश्चन का होता है, ट्रिगोनोमेट्री का 1 से 2 क्वेश्चन होता है, एपी का कभी कभार देखा गया है कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योमेट्री का भी मान लो आपका 1 क्वेश्चन है, तो 3 और 3 6 और 2 8 क्वेश्चन का टोटल आज टारगेट होगा आज की क्लास में। बिल्कुल, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चन आज भी हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया आपका चैप्टर SI और CI, बिल्कुल उसी सीरीज में कराएंगे जिस सीरीज में मैंने यहाँ पर पीपीटी तैयार किया हुआ है। पहले आपका कौन सा चैप्टर होगा, SI और CI। जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम आएंगे एरिया और वॉल्यूम में, और फिर नेक्स्ट आएगा ट्रिगोनोमेट्री, फिर आएगा एपीजीपी, फिर आएगा ज्योमेट्री। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे ट्रिक बताए हुए हैं। अगर हम SICI की बात करेंगे तो वहां पर मैंने आपको बताया था, आ जाइए कुछ कॉन्सेप्ट पहले बात करते हैं, कि SI में फॉर्मूला पर हम जाएंगे नहीं। ठीक है, कभी भी आपको प्रिंसिपल निकालना हो, यानी कि मूलधन निकालना होगा, हमेशा कितने परसेंट पर लेंगे भाई, 100% पर। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन हैं जो पूरा का पूरा कवर करना है आज की क्लास में। अगर आपको SI निकालना है, यानी कि साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है जी, तो साधारण ब्याज जब भी निकालना हो R/T% लेना है। ये 3 ट्रिक पर पहले भी मैंने बताया था और आज फिर यही ट्रिक लगाएंगे। जब भी आपको अमाउंट निकालना होगा 100 प्लस हम लेंगे R/T। क्लियर है बात, ये 3 ट्रिक को आप ध्यान रखना है। SI इजकल टू P/R/T डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला दुनिया भर के बच्चों को पता होता है, कोई नई बात नहीं है। कुछ नया आपको बताएंगे जिससे आपको टाइम बचेगा। मैंने आपको बताया भी है पहले कि भाई SI में अगर आपको अमाउंट देगा और आपको बोलेगा प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फॉर्मूला से। इसीलिए ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जिससे आप दुनिया भर के कोई भी क्वेश्चन होगा SI का आप इसको बना सकते हो। सिर्फ SI के लिए ध्यान रखना, साधारण ब्याज के लिए है। जैसे CI स्टार्ट होगा फिर वहां पर हम ट्रिक की बात करेंगे। ओके, तो पूरे SI में हम इसी ट्रिक को लगाएंगे। अब आप ध्यान से समझिए, प्रिंसिपल दिया होगा या निकालना होगा, दिया होगा तो भी 100% लेंगे, अगर मुझे निकालना होगा तो भी 100% ही लेंगे। बात क्लियर है? ओके, अगर आपको अमाउंट दिया हुआ है या अमाउंट निकालना है, आप 100 प्लस R/T% लेंगे, और अगर आपको SI निकालना है तो R/T% लेंगे, यानी रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करने पर SI निकल के आता है। ये 3 कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, और आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन कैसे बनता है। आ जाइए, आपको क्या बोल रहा है, 6000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। आप बोलोगे सर ये प्रिंसिपल दिया है, ठीक है जी, तो आपके पास क्या दिया हुआ है भाई, 100% इक्वल टू दे दिया है 6000 के, 1% इक्वल टू कितने के दिया हुआ है, आप बोलोगे सर 60 के। 1% का मतलब डिवाइड करना,
ओके, अब हमको क्या चाहिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए हमने क्या लिखाया है, R इंटू टी। तो R को T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 वर्ष को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा। 30% से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 1800 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मीन्स कहने का ये हुआ कि जो दिया हुआ है वो भी यहीं से उठाओ, और जो आपको निकालना है वो भी इसी ट्रिक से उठाओ। इसके बाहर आपको एक भी कोई नया वर्क नहीं करना है, नया काम नहीं करना है एसआई में। बात क्लियर। प्रिंसिपल था 100% इजकल टू 6000 हो गया, 1% इजकल टू आ गया 60 के, 1% का मतलब हो गया 2 जीरो गया। अब हमको क्या चाहिए भाई, एसआई चाहिए। तो एसआई के लिए क्या करते हैं, रेट को टाइम से करते हैं मल्टीप्लाई, आर को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो 30% आएगा। 1% बराबर 60, तो 30% बराबर कितना, 1800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7200 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 13 से ही 1/3% की दर से साधारण ब्याज निकालना है। यानी 7200 हमारा क्या है, 100% है, प्रिंसिपल है। तो 100% इजकल टू कितने हो गए, 7200। ये एक ऐसा ट्रिक है जिसको आप मेंटली बना सकते हैं। यानी कि 100% 72, 1% बराबर हो गया हमारा कितने के, 100% इजकल टू 7200, 1% इजकल टू 72। सिर्फ आप 1% भी लिख सकते हो अगर आप टाइम बचाना चाहो तो। 1% इजकल टू कितने के, तो आप बोलोगे सर 72 के, क्योंकि 2 जीरो यहां से चला गया। अब हमको क्या चाहिए भाई, साधारण ब्याज चाहिए। यानी कि हमको चाहिए R इंटू टी परसेंट। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, R इंटू टी करेंगे भाई तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताओ, 13 3 39, 1 40, 40/3 को अगर हम 2 से गुना करेंगे, यानी कि 2 को गुना करेंगे 40/3 से, तो आप बोलोगे सर 80/3% हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको 80/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से कट करोगे इसको, 24 हो जाएगा 72। 24 को इससे गुना करेंगे 1920 रुपये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। दुनिया का कोई भी एसआई का क्वेश्चन होगा, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में अमाउंट दे दिया और प्रिंसिपल पूछे तो आप ये बात समझ जाना क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल का है, और ये अग्निवीर का स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एक राशि 4% की दर पर 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 5600 हो जाता है। जब कभी भी लैंग्वेज लिखा हो जाता है या हो जाती है, और बिकम्स का मतलब अमाउंट होता है। हमने ये बात पहले भी आपको बताया है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मिश्रधन। यानी ये हमारे पास मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है जी। तो मिश्रधन के लिए हमने क्या लिखाया था कि भाई अगर हमको अमाउंट की बात करेगा तो 100 प्लस R इंटू टी हमको दिया हुआ है। बात क्लियर, 100 प्लस R इंटू टी परसेंट दिया हुआ है। इसका मतलब ये R इंटू टी हो गया 12%, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 112%, देखो भाई 12% हमारा इंटरेस्ट हो गया, 100% हमारा प्रिंसिपल है, 112% हमारा अमाउंट होगा। तो यानी ये हमारे पास दिया हुआ है। अब आप सुनिए ध्यान से, 112% जो है वो कितने के बराबर है, 5600 रुपये के बराबर है। क्योंकि हमारे पास अमाउंट है तो हम इसको अमाउंट बनाएंगे। तो R इंटू टी एस आई, प्रिंसिपल इज 100%, अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस R इंटू टी परसेंट। ओके, तो 112% इजकल टू हो गया 5600। आप बोलोगे सर 1% इजकल टू कितने के बराबर है, 50 के बराबर है। 1% का मतलब इसको काटना है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए राशि, प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितने पर निकलेगा, 100% पर निकलेगा। 100 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, आंसर इज 5000 रुपये। देखिए आपका काम इतने में हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा एसआई है, ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट बराबर अमाउंट, 1% बराबर 50, हमको चाहिए प्रिंसिपल, तो 100% इजकल टू 5000 रुपये। बिल्कुल खतरनाक तरीका है। अगर आपको ये ट्रिक पता चल गया तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। अगला क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है, एक राशि 15% की दर से 5 वर्षों में 17,500 रुपये हो जाती है। जहां बोलता है हो जाती है मतलब कि ये आपका अमाउंट है। तो यहां पे पहले एक डाटा तैयार कर लेते हैं। कैसे, 15% 5 वर्ष, यानी कि 75% हमारा क्या होगा, आप बोलोगे सर एसआई होगा। बात क्लियर। इस 100% हमारा क्या होगा भाई, हमेशा प्रिंसिपल होता है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 175% हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। बात क्लियर। यानी हमारे पास ये दिया हुआ है। अब आप सुनिए, यहां से आते हैं, 175% जो है ये बराबर है 17,500। यूनिक तरीका है एक बनाने का। 1% इजकल टू कितने के, आप बोलोगे 100 के। हमको क्या चाहिए भाई, राशि चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल चाहिए, मूलधन चाहिए। मूलधन कितने पर निकलेगा, 100% पर निकलेगा। 100% इजकल टू 100 इंटू में 100, आंसर इज 10,000 रुपये। आई होप आपको ये टाइप
बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है। और ये पूरा का पूरा ट्रिक हमने आपको रिवीजन क्लास यानी कि क्रैश कोर्स जो हमने कराया था उसमें भी कराया था। प्रीवियस ईयर जब हम कराए थे 10 मार्च के लिए, उसमें भी मैंने ये टाइप ट्रिक करवाया था। फिर जो 20 तारीख का आएगा, जो प्रीवियस ईयर लेके आने वाला हूं मैं 20 अप्रैल को, ठीक है, उसमें भी सेम यही ट्रिक लगाएंगे। तो आज आप अच्छे से इसको पढ़िए ताकि आपको जब मैं रिवीजन क्लास दूं उसमें डाउट ना हो। अब चलिए ध्यान से, यहां पर क्या दिया है सुनिए, कितने प्रतिशत की दर पर। अब पंगा यहां पर क्या है कि जब रेट निकालना हो तो क्या करें, है ना। तो आप बोलोगे सर रेट निकालने के लिए आपने कुछ बताया नहीं कि ट्रिक क्या होगा। रेट निकालने के लिए ऑप्शन का यूज करेंगे बेटा। देखो कैसे बनाएंगे। 1200 रुपए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 12,000 हमारे पास दिया हुआ है प्रिंसिपल। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। बिल्कुल खतरनाक तरीका बताऊंगा। और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 4800 रुपए। हमसे क्या पूछा है कि भाई रेट क्या होगा, तो सुनिए ध्यान से। आपको मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं, 12,000 का कितना प्रतिशत 4800 रुपए होता है। आप बोलोगे सर 12 चौक 48, यानी कि 12 चौके 48। यहां पर 4 मतलब 40% तो चाहिए, 4 चाहिए तभी होगा। तो 12,000 का, देखो भाई 12,000 का 40% जो होता है वो हमारा कितना होता है, 4800 रुपए वेरीफाई हो रहा है। अब 5 को 40 बनाना है तो 5 में कितना गुना करें कि 40 होगा, तो 8 गुना करेंगे तभी 40 होगा। बोलो 5 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। यानी हमारा आंसर हो गया 8 वर्ष। लॉजिक से बनाना है। 12 चौके 48 होता है, आपको ये नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, आपको ये नहीं पता है कि 12,000 का कितना परसेंट 4800 होता है, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो पता है कि 12 चौके 48 होता है। क्लियर है बात। यानी कि 5 गुने में 4, 5 गुने में 8, 40। इसको इससे गुना करेंगे तभी 4 आएगा, है ना। तो 5 वर्ष को 8 से हमने कर दिया गुना। बाकी भाई सुन लो, फॉर्मूला तो आपको पता है ही, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। इस पर रखोगे तो भी आंसर वही आएगा। SI की वैल्यू रख दीजिए 4800 रुपए। बिल्कुल। प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है सर, 12,000 रुपए। रेट कितना दिया है, निकालना है। टाइम क्या है, 5 वर्ष। डिवाइडेड बाय आप कर दो 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो गया। 12 से गया 40 और 5 से गया कितना, 8। देखो भाई 8 आया कि नहीं आया। तो रेट इजकल टू हमारा कितना आ गया, रेट इजकल टू आ गया 8 ईयर्स। यानी रेट इजकल टू आ गया हमारा 8%। यहां पर परसेंट होगा, इस सब में आप क्या लगा दो, परसेंट लगा दो भाई। सुन लो ध्यान से। अब सुनो, इसमें जो हमने क्वेश्चन जो उठाया है, ठीक है, टोटल मैंने क्यों बताया आपको 80 क्वेश्चन होगा, मतलब बिल्कुल कितना भी कम किए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डाला है। तो 80 स्लाइड हुआ, टोटल 80 क्वेश्चन आपको कराएंगे आज की क्लास में। और वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सुनिए, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कराया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 660 रुपए हो जाती है। देखो भाई 8 वर्ष में कितना हो जाती है, 660 रुपए, ठीक है जी। और 12 वर्ष में कितना हो जाती है, तो आप बोलोगे सर 740 रुपए हो जाती है। हमको क्या निकालना है, वो प्रिंसिपल कौन सी है। तो SI है, तो SI में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। लेकिन यही काम CI में नहीं कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इधर से कितने का गैप है, तो आप बोलोगे सर 4 वर्ष का गैप है। एक व्यक्ति एक प्रिंसिपल को लिया और एक 2 व्यक्ति को दिया, एक को दिया 8 वर्ष के लिए, एक को दिया 12 वर्ष के लिए। 8 वर्ष वाला जो है वो 660 रुपए लौटाया और 12 वर्ष वाला 740 रुपए लौटाया। तो आपको ये पूछ रहा है कि भाई प्रिंसिपल कितना था, हमने आपको पैसा कितना दिया था। तो आपको सुनो ध्यान से, इन दोनों का गैप कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का। 4 वर्ष में इधर जो ब्याज है वो कितने रुपए ज्यादा है, 80 रुपए ज्यादा है। यानी कि ये व्यक्ति दिया 660 रुपए लौटाया, ये व्यक्ति लौटाया 740 रुपए। तो ये इससे पूछ रहा है कि भाई तुमने कितना रुपए ब्याज एक्स्ट्रा दिया था। तो ये बोल रहा है कि भाई 80 रुपए हमने दिया 4 वर्ष में ज्यादा। तो 1 वर्ष में कितना देगा भाई, तो 20 रुपए देगा। 4 वर्ष में 80 रुपए, 1 वर्ष में 20 रुपए, किसी एक पर निकाल लो। 8 वर्ष में कितना, तो 8 से कर देना इसको मल्टीप्लाई। 160 रुपए हमारा क्या दिया, ब्याज दिया। ये हमारा SI हो गया। हमको चाहिए प्रिंसिपल, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि हमने 8 वर्ष का यूज किया है तो हम इसी का अमाउंट यूज करेंगे, ठीक है। जितने साल पर निकालोगे उसी के मिश्रधन में से इसको घटाना है। तो 660 में से 160 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 500 रुपए। घटाया क्यों, ये सुनो, अमाउंट में से SI को जब माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, प्रिंसिपल निकलता है। 500 रुपए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यूनिक तरीका है। 8 वर्ष में इतना, 12 वर्ष में इतना, तो 4 वर्ष में ब्याज कितना, ये हमारा ब्याज चल रहा है, ये ध्यान रखना है।
4 वर्ष में एसआई कितना, आप बोलोगे सर 80 रुपए। 1 वर्ष में कितना, 20 रुपए। 8 वर्ष में कितना, 160 रुपए। 160 रुपए आपका आ गया। आप क्या करो, इसके अमाउंट में से इसको घटा दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल। है ना मजेदार तरीका, यूनिक तरीका है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने बताया था कि जब कभी भी गुनी वाला क्वेश्चन पूछे एसआई में, तो आप ट्रिक कौन सा लगाना, सुन लो ध्यान से। n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अगर रेट पूछ रहा है तो यहां पर लगाना टाइम, ठीक है। और अगर टाइम पूछे तो यहां पर लगाना रेट, यानी कि रेट पूछेगा तो नीचे आ जाएगा टाइम, और टाइम पूछेगा तो नीचे आ जाएगा रेट। इस फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं होगा। एन का मतलब क्या, तो गुनी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 20 वर्षों में कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई। जो बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस करता है तो उसने देखा 3 गुनी बोला, तो 3 गुनी का मतलब 2 ले लेता है। बात समझ में आया, क्योंकि 1 कम हो रहा है, तो 3 में से 1 चला गया, 3 गुनी हो गया। गुने में 100 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना दिया है भाई, 20 वर्ष दिया हुआ है। क्लियर है, ये देखिए 20 वर्ष आपका टाइम दिया हुआ है। 20 से गया है कितनी बार में, 5 बार में। ये हो गया 2 इंटू 5, आंसर इज 10%। आप एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, क्लियर है। दोनों के लिए एसआई में ये रामबाण काम करेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। और गुनी वाले क्वेश्चन के लिए ये सबसे खतरनाक फॉर्मूला है जो आपको काम करेगा, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखिए, कितने 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब देखो पीछे वाले में आप देखोगे तो आपको मैंने पूछा रेट निकालने के लिए, इसके आगे वाले में आप देखेंगे हमने बोला आपको टाइम निकालने के लिए। इसीलिए कि किसी बच्चों को यह कंफ्यूजन ना हो कि भाई अगर टाइम निकालने के लिए बोलेगा तो सर ने बताया नहीं, इसीलिए आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं। लेकिन जितना क्वेश्चन मैं करा देता हूं, इसके बाहर क्वेश्चन ना बनता है ना अग्निवीर में कभी पूछेगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है बेटा। तो टाइम इजिकल टू क्या हो गया, n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा रेट। हमने बताया था आपको कि अगर समय निकालना हो तो दर को नीचे लगाना, दर निकालना होगा समय को नीचे लगा देना, ये रामबाण काम करेगा। आइए n-1 कितनी गुनी हो जाएगी भाई, तो ये बोल रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी बोला 1 ले लो, ठीक है। 3 गुनी बोलेगा 2 ले लेना। तो 2 गुनी बोला है तो यहाँ पे क्या लेंगे भाई, 2-1 इंटू हो गया 100 डिवाइडेड बाय रेट कितना, 5। 5 से काटिए इसको तो ये जाएंगे भाई साहब 20 बार में। 1 गुने में 20, आंसर इज 20 ईयर्स। बताइए कितना इजी ट्रिक है, बात समझ में आ गया। बस एसआई में आपको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना है। यहां से आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया है भाई, सीआई स्टार्ट हो गया है। अब आप सुनिए ध्यान से, एसआई में टोटल जो हमने क्वेश्चन कराया है वो मात्र 9 क्वेश्चन के आसपास कराया है। अब ये 9 क्वेश्चन आप करके जाना, एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी में से मैच कर जाएगा। बस सिर्फ 9 क्वेश्चन कराए हैं, देखो ध्यान से। सेम वही 10 क्वेश्चन के आसपास किस में आएगा, सीआई में आएगा। आइए देखिए ध्यान से, सीआई निकालने के लिए हमने सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया था, क्या वो आप सुनिए ध्यान से, कि भाई 10% रेट को उठा लो, ठीक है। सीआई का ध्यान से सुनना, एक अलग तरीका बता रहा हूं जो आपको अच्छा लगेगा और कैलकुलेटिव बहुत कम होगा, बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप पहली बार इस तरीका को देखे होंगे। रेट को खाली उठाना है 10%, 10% का मतलब 1/10। आप समझदार हैं, अगर नहीं समझ में आया तो ये देखिए क्या होगा, 10% का मतलब 10/100। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका जो कट करेंगे तो भाई 1/10 आएगा कि नहीं। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10, इसको इसमें हमेशा ऐड कर लेना, तो कितना हो जाएगा भाई 11/10। अब आप पावर लगा देना कितना, 2 वर्ष समय दिया हुआ है। ये हर एक क्वेश्चन में आपको मैं लगा के दिखाऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन में छोड़ के, अंतर वाले क्वेश्चन में छोड़ के, बाकी दुनिया का सीआई का कोई भी क्वेश्चन होगा आप इस तरीके से फास्ट बना सकते हैं। अगर टाइम निकालने की बात आ जाए सीआई में तो उससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए इधर, तो सबसे पहले क्या करना है, रेट लेना है, ठीक है। रेट उठाया 10%, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, इसको इसमें जोड़ दिया 11/10। अब हम लगा देंगे टाइम, ठीक है। इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 100 हो गया। अब हमारा ये जो आ गया, ये आ गया अमाउंट, ये आ गया प्रिंसिपल, इन दोनों का जो अंतर आ गया ये हमारा आ गया सीआई। आपको चाहिए क्या, अब आप सुनिए ध्यान से। प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि 100 यूनिट बराबर दे रखा है 8000 के। अब यहां पे चलो 100 यूनिट बराबर 8000, हमने यहां पे तीनों डाटा क्लियर कर दिया है। अमाउंट ऊपर वाला होता है बेटा, ध्यान से सुन लेना, नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, बात क्लियर है। और इन दोनों का जो गैप होता है ये हमेशा क्या होता है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, बात क्लियर। यानी कि 121 यूनिट अमाउंट, प्रिंसिपल हो गया 100 और अंतर हो गया 21 यूनिट, जो होगा हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा।
बस इतना ध्यान रखना है। तो 100 यूनिट 8,000, 1 यूनिट बराबर कितने के? 80 के। आपको चाहिए क्या? CI चाहिए। CI का मतलब 21 यूनिट चाहिए, ठीक है, यानी आपको 21 यूनिट की वैल्यू चाहिए। बात क्लियर? 21 से आप कर दो मल्टीप्लाई, आंसर इज 1680 रुपए। अब आप ध्यान से सुनो कि पूरे CI में आपको बस काम इतना ही करना है। अब बोलोगे सर इतना कैसे, ये क्या है? इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटली कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10% का मतलब 1/10, एक को 10 में जोड़ देंगे 11/10, ठीक। उसके बाद लगाएंगे समय, समय 2 वर्ष होगा स्क्वायर करना, 3 वर्ष होगा क्यूब करना है। जैसे स्क्वायर क्यूब करोगे ऊपर वाला हमेशा अमाउंट आएगा, नीचे वाला प्रिंसिपल आएगा, दोनों का अंतर आपका CI आ गया। अब यहां से देखो कि आपको दिया क्या है। हमने देखा कि भाई प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये हमारा क्या है? P है, तो प्रिंसिपल दिया तो यहां से यूनिट उठाओ। इतना ही चीज होता है पूरे CI में, यहां पे सब कुछ मिल जाएगा। यूनिट यहां से उठा के उसको सॉल्व कर लो, एक की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद देखो कि आपको चाहिए क्या? चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो आप क्या करो? इसके गैप से कर दो इनटू, बस। अब आप देखो 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, आपको मजा ना आ जाए तो फिर बता देना। 5%, आइए सर, 5% का मतलब होता है 5/100, यानी कि 1/20। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, इसको इसमें जोड़ दीजिए सर। 5% का 1/20 फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, ये हो जाएगा हमारा 21/20, ठीक है जी। अब आपको क्या लगाना है सर? पावर लगाना है 2। आप बोलोगे सर 441 बटे में कितने हो गए? 400 हो गए। ये हमारा क्या हो गया? अमाउंट। ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल। इन दोनों का गैप जो 41 है वो हमारा क्या हो गया? CI हो गया। अब आप शुरू हो जाओ। 400 यूनिट 10,000 के बराबर, आ जाओ भाई। 400 यूनिट 10,000 के बराबर। यहां आने के बाद हम ये काम करेंगे, सुनिए ध्यान से। यहां तक तो करना पड़ेगा आपको, यहां तक मेंटली करना है, उसके बाद आप ये काम करोगे, ठीक है। 400 यूनिट कितने के बराबर? 10,000 के बराबर। तो 1 यूनिट 2 जीरो गया, 1 बराबर कितने के? 25 चौके 100, 25 के। आपको क्या चाहिए सर? आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितने हैं? 41। इसको कर देंगे आप 41 से कितना? मल्टीप्लाई। अब आप बोलोगे सर कैसे? ये हो जाएगा 5 4, ये हो गया हमारा कितना? सुनो भाई, ये तो दो होगा, ये 20 होगा, ये तो 20 और 2 कितने हो गए? आप बोलोगे सर 22 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 हो गए 10। 1025 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, अमाउंट निकालना हो, मिश्रधन निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, यानी कि मूलधन निकालना हो, क्लियर है बात, और अगर आपको CI निकालना हो, सारे का इतना ही इलाज है, सारे का इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट में सारा क्वेश्चन बनेगा, और काम बस इतना ही करना है भाई, CI में इतना ही काम करना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। 10%, आइए 10% का मतलब दुनिया भर के बच्चों को पता है 1/10 होता है, बोलो हाँ या ना। इसको इसमें जोड़ दो भाई, तो आप बोलोगे सर 11/10 हो गया। इसकी पावर 3 लगा दीजिए, क्योंकि समय कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष हैं सर। 3 लगाते ही आपका फाइनल आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। 11 का क्यूब 1331, 10 का क्यूब आप बोलोगे सर 1000 होता है। ये हमारा क्या आ गया भाई? अमाउंट आ गया। ये हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। और इन दोनों का जो अंतर आ गया, ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट ही चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए मिश्रधन भाई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है, लिखने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आइए सर 331 यूनिट जो हो गया वो हमारा क्या आ गया? CI आ गया। आइए अब दिया क्या है? प्रिंसिपल। तो आप बोलोगे सर 1000 यूनिट दे रखा है, तो भाई 1000 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? आप बोलोगे 10,000 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर? तो 3 जीरो से 3 जीरो गया, 1 यूनिट हो गया 10 के बराबर, है या ना? बिल्कुल सही बात। हमको चाहिए क्या? अमाउंट, मिश्रधन। इसको इससे गुना कर दो, 133। 1 यूनिट निकालने के बाद जो चाहिए उससे गुना कर दो, बात क्लियर? बस 13,310 रुपए आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो तो कितना लाजवाब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो भाई वो फॉर्मूला तो सबने पढ़ा है कि CI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T - P, ठीक है। कुछ नया चीज सीखो ताकि आपको टाइम बचे, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आएगा। अर्धवार्षिक में हमने बहुत बार बताया है कि अर्धवार्षिक में रेट को करते हैं आधा, ठीक है जी। रेट को क्या करते हैं? आधा, और टाइम को करते हैं मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। अर्धवार्षिक जहां भी दिया हो, हाफ ईयरली जहां भी दिया हो, वहां रेट को 2 से डिवाइड करना है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बात क्लियर? तो ये हो गया 2 1 जा 2 + 1 3/2, 3/2 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 3 वर्ष आपका समय निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद आइए अपने काम पर आइए। 5%, अब हम यहां से उठाएंगे रेट को, ठीक है जी। तो 5% का मतलब हो गया 1 बटे में कितना?
20। बोलो भाई, क्लियर है? 5/100 1/20, इसको इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा भाई 21/20। बोलो हाँ या ना? इसकी पावर 3 लगा देंगे तो हो जाएगा 92 61। 92 61 ये हो गया, 8000 हमारा ये हो गया। भाई हमको चाहिए क्या? CI चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। ओके, और दिया हुआ क्या है? ये प्रिंसिपल, छोटा सा प्रिंसिपल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। बोलिए हाँ या ना? तो आप बोलोगे सर 8000 यूनिट जो है, 8000 यूनिट यही कितने के बराबर है? 2000 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? तो 2000 डिवाइडेड बाय 8000, तो 1/4 के बराबर हो गया सर। बिल्कुल हो गया। अब हमको चाहिए क्या? CI चाहिए। तो इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो अंतर है, यही हमारा क्या होता है? CI होता है। 1261 जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। इसको 1261 से क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बस 4 से गया 3 बार में, 4 1 जा 4 2, 4 5 जा, ठीक है जी 20, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 5 जा 20, 315.25 रुपीज। यानी सी इज करेक्ट आंसर। मैंने आपको क्या बताया? चाहे कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, रेट कुछ भी दिया हो, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, ऊपर वाला हमेशा अमाउंट, ठीक है, नीचे वाला प्रिंसिपल, दोनों का अंतर जो होता है वो क्या होता है? CI होता है। उसके बाद हमने प्रिंसिपल, हमारे पास प्रिंसिपल दिया था इसीलिए 8000 यूनिट लिया है। यहां से एरो लगा दीजिए, समझ में आ जाएगा। 8000 बराबर 2000, 1 बराबर 2000 बटे में 8000। बात समझ में आया? उसके बाद ये कटा 1/4 में। हाँ जी, अब हमको चाहिए क्या? CI चाहिए। तो CI के लिए हमने देखा कि दोनों का गैप कितने का है? 1261 का गैप है। तो 1261 से मल्टीप्लाई करने पर 315 पॉइंट कितना? 25 रुपीज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको, मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट में तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आप सुनिए ध्यान से। अब देखो ना, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। कभी CI निकालना है, कभी प्रिंसिपल निकालना है, कभी आपको अमाउंट देकर के प्रिंसिपल निकालना है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 वर्ष का टाइम दिया हुआ है। बोलता है कि 92 61 हो जाती है। हो जाती है का मतलब भाई ये अमाउंट है। आप ये बात कंफर्म समझ लीजिए। जहां पर बोलता है हो जाती है, बिकम्स, आप समझ जाना कि वो अमाउंट है। ओके, तो आइए सिंपल। 5% का मतलब 5/100। आप समझदार हैं। 1/20 ऐड कर लीजिए सर, ये हो गया 21/20। ठीक है, अब हमको कितना साल चाहिए? 3 साल चाहिए। जैसे 3 साल लगाओगे आपको आंसर दिख जाएगा। इस तरीके का, इस मेथड का एक खास बात है, कभी कभी आप जैसे स्क्वायर क्यूब करोगे वहीं पे आपको आंसर दिख जाएगा। देखो यहाँ कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 21 का क्यूब 92 61, ठीक है, तो 20 का क्यूब कितना? 8000। अब आप देखो 92 61 आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब 8000 हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। हमको बनाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमको क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये ऊपर वाला क्या होता है? अमाउंट होता है। नीचे वाला क्या होता है सर? प्रिंसिपल होता है। यानी हमारा आंसर इज 8000 रुपीज। बताइए मजा आया कि नहीं? भाई गजब का ट्रिक है, अच्छा ट्रिक है। अब आप सुनो। अब हमने आपको बताया था, पहले भी मैंने बहुत सारी क्लासेस में ये बताया है कि कभी भी CI में टाइम निकालने की बात करे तो सिर्फ प्रिंसिपल को देखना है। ठीक है, अगर CI में, मैं यहां पे नोट बना देता हूं, अगर CI में टाइम निकालना हो, टाइम निकालना हो तो सिर्फ मूलधन यानी कि प्रिंसिपल को देखना है। आपको कुछ नहीं करना है सर, देखना है। या तो वो किसी का स्क्वायर होगा या किसी का क्यूब होगा। और आप अच्छे से जानते हो कि दो अमाउंट में जो कम होता है वो हमेशा क्या होता है? मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। चलो भाई, तो अब क्या बोल रहा है? कितने समय में 400 रुपए की राशि, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है। बोलो भाई, प्रिंसिपल कितना है? 400। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। सिंपल मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 400 किसका स्क्वायर होता है? आप बोलोगे सर 20 का स्क्वायर होता है। बस हो गया सर, यही हमारा 2 वर्ष जो है, यही हमारा क्या है? आंसर है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, 2 वर्ष हमारा आंसर हो गया। यानी कि जो बच्चा समझदार है वो क्या करेगा? सीधे देखेगा कि 400 प्रिंसिपल, ये किसका स्क्वायर है? तो देखा भाई 20 का स्क्वायर, यही 2 वर्ष हमारा आंसर है। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। सीधे देखा कि 400, ठीक है, 400 किसका स्क्वायर है? तो आप बोलोगे सर 20 का स्क्वायर है। 20 का क्या है भाई? 20 का स्क्वायर हो गया, है ना, स्क्वायर हो गया, यही 2 वर्ष आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस, यानी कि हमने क्या लिखा है? अगर CI में टाइम निकालना हो तो सिर्फ मूलधन को देखना है, या तो वो स्क्वायर होगा, ठीक है,
या तो वो स्क्वायर होगा और या क्या होगा भाई क्यूब होगा। अब बोलोगे सब 4 होगा तो आपके आपके लेवल में क्वेश्चन नहीं है, स्क्वायर और क्यूब बस इतना ही, अभी तक सीजीएल में सिर्फ इतना ही पूछा है। स्क्वायर होगा तो 2 वर्ष आंसर होगा, क्यूब होगा तो 3 वर्ष आंसर होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में। अब बोलोगे सर यहाँ 80,000 है तो क्या पावर 4 होगा क्या, क्योंकि 80,000 में 4 जीरो होते हैं। नहीं, अगर आपको अमाउंट और प्रिंसिपल आपस में कैंसिल हो रहा है तो आप पहले पेन काटो, ठीक है। देखो जीरो बढ़ा दिया ना उसने, वो जानबूझ के आपको कंफ्यूजन के लिए दिया है, जीरो एक्स्ट्रा करके देता है। तो अगर ये आपस में कट रहा है, पीछे नहीं कैंसिल हो रहा था, 400 और 441 में कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा था, इसलिए हमने छोड़ दिया। लेकिन अगर जीरो आपस में कट रहा है तो काटिए। अब आपका प्रिंसिपल हो गया भाई मात्र 8,000। बात क्लियर भाई। 8,000 किसका क्यूब होता है, आप बोलोगे सर 20 का क्यूब होता है। यही 3 वर्ष हमारा क्या है सर, आंसर है। बस बना के निकलते चलो, जितना शॉर्टकट तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, उतना शॉर्टकट तरीके से समझना है, क्योंकि हमको किसी को दिखाना नहीं है, हमको क्या करना है, एग्जाम क्लियर करना है। और एग्जाम क्लियर करने के लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा वही हम लगाएंगे। बोलिए हाँ या ना। अब आप सुनिए ध्यान से। अब यहां पे आ गया रेट की बारी, टाइम की बारी खत्म हो गई। टाइम के लिए हमको क्या करना है, आप समझ गए कि प्रिंसिपल किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है। अगर स्क्वायर है तो 2 वर्ष आंसर, क्यूब है तो 3 वर्ष आंसर। ओके, अब आते हैं, बात करते हैं कि अगर रेट निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो रेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे मतलब जैसे हमने आपको पीछे बताया था, एक बार पीछे चलिए। जैसे हमने आपको बताया था, ये देखिए अमाउंट बटे प्रिंसिपल, तो पहले हम ये स्टेप लिखेंगे, फिर ये स्टेप लिखेंगे, फिर ये स्टेप लिखेंगे, फिर ये स्टेप लिखेंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे रेट पर। मजा आ जाएगा आपको देख करके। आइए देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो भाई, हमारे पास अमाउंट कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 1,000 रुपये, बोल रहा है 1,000 रुपये हमने आपको दिया, ठीक है जी। टाइम हो गया 3 वर्ष का। 3 वर्ष में आपने लौटाया कितना, आपने लौटाया भाई हमारे पास 1,331 रुपये। तो हम क्या करते हैं पता है, इन दोनों का रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट कर लेते हैं, कितने का, तो 1,000 रेशियो 1331। सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं आपको क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। ये किसका क्यूब होता है भाई, आप बोलोगे सर 10 का क्यूब होता है। ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया, इसके बाद बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। 10 का क्यूब, और ये किसका क्यूब होता है भाई, 11 का क्यूब होता है। क्यूब से क्यूब चला गया, 10 रुपए से 11 रुपए हो गया, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज का लॉजिक याद रखो कि इंक्रीजिंग परसेंट निकालने के लिए क्या बताया था हमने कि भाई अंतर हमेशा लेना है ऊपर, एक का अंतर, अंतर गुने में 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, आंसर इज 10%। अब आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन इतना ही है, क्योंकि आपको क्या करना है, सुनिए, जहां भी रेट निकालने की बारी पूछे, रेट निकालने की बात आए, आप कुछ मत करना, सिर्फ यहां से उठाना प्रिंसिपल, यहां उठाना अमाउंट, दोनों का रेशियो निकाल लेना, 10 11 सीधे पहुंच जाना यहां। ये हो गया 10 और ये हो गया 11 का, क्योंकि समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष दे रखा है। 10 से 11 हो गया, एक का अंतर हो गया, 1 गुने में 100 बटे में ओरिजिनल वैल्यू। बस बात क्लियर। देखिए एक और क्वेश्चन देखो आप, अब आप सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात क्या करना है कि अगर अमाउंट और प्रिंसिपल आपस में कट रहा है तो काटना है। काट दिया हमने, हमारा क्या हो गया भाई, 100 रेशियो आ गया 121। ये ध्यान रखना है, प्रिंसिपल पहले लिखना है, अमाउंट बाद में लिखना है, इसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अमाउंट पहले लिख लेंगे प्रिंसिपल बाद में, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को हम कुछ पैसा देंगे तभी तो लौटाएगा मुझे, अगर हम देंगे ही नहीं तो लौटाएगा कहां से। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए पहले लिखोगे प्रिंसिपल, फिर लिखोगे अमाउंट। ये किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे सर 10 का। ये किसका होता है, 11 का, ठीक है। 10 का स्क्वायर हो गया, 11 का स्क्वायर हो गया भाई। 2 वर्ष आपका वेरीफाई हो गया। देखो इसीलिए उसने 2 वर्ष दे रखा है, स्क्वायर है इसीलिए 2 वर्ष दे रखा होगा। पिछले क्वेश्चन में क्यूब था इसीलिए उसने 3 वर्ष दिया था। कॉन्सेप्ट समझो, गजब का कॉन्सेप्ट है। चलो भाई, सेम 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है जी। तो परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ भाई, 1 का अंतर है, 1 गुने में 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, आंसर इज सेम 10%। जो प्रीवियस का आंसर था वही अभी भी आंसर है। देखो भाई, तो सबसे जो मेन बात है इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, सुनो। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट आपस में कट रहा है, यानी कि मूलधन और मिश्रधन अगर कैंसिल हो रहा है, जीरो कैंसिल हो रहा है, तो आप कैंसिल करके तब स्क्वायर और क्यूब चेक करोगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम क्यूब चेक कर लेंगे, स्क्वायर चेक कर लेंगे। आइए गुनी वाला क्वेश्चन देखिए। सीआई में एसआई का गुनी का अलग था, सीआई के गुनी का अलग ट्रिक होता है।
बोल रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में कितनी गुनी होती है भाई? 5 गुनी होती है। इधर देखो, 3 वर्षों में वो होता है 5 गुनी। बात क्लियर? तो आपसे क्या बोल रहा है कि भाई वही राशि कितने वर्षों में, यानी हमको ये निकालना है कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी, 125 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको कुछ भी नहीं करना है। 3 वर्षों में 5 गुनी हो गया, ये बात तो कंफर्म है कि अगर ये 5 गुनी दिया हुआ है तो ये 5 का मल्टीपल जो होगा वही देगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। बात क्लियर है? तो सुनो, सिंपल है। ये 5 की पावर कितनी बार में होता है? ठीक है, 5 की पावर कितना होता है? 125। आप बोलोगे सर 5 की पावर 3 होता है 125। ठीक है, 5 से 5 कट गया भाई, सुनना ध्यान से। और ये जो पावर जो है उसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, सीधे डायरेक्ट इसका पावर उठाओ, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9 ईयर्स। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा, अगर यहाँ पे 5 गुनी दिया है तो यहाँ पर 25 देगा, या 125 देगा, या 625 देगा, यानी कि 5 का मल्टीपल ही देगा। स्क्वायर, क्यूब, 4, 5। बात समझ में आया? तो 5 की पावर 3 होता था, जितनी बार में आएगा इस पावर को उठा के इससे कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ओके, एक ही क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो क्वेश्चन दिया है अंतर वाला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनो भाई, टेक्निकल वाले बच्चे, जीडी वाले बच्चे, नर्सिंग, ट्रेडमैन, कोई बच्चे पेपर देने जाते हैं, आप ये बात समझ जाना कि एसआईसीआई में से कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तो अंतर वाला ही क्वेश्चन आता है। बात क्लियर? ये फाइनल क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन होता है सीआई का, जो हम छोड़ देते हैं यहाँ पर। इतने ही क्वेश्चन एसआई और सीआई में आपको टोटल करने हैं। टोटल अगर आप देखेंगे तो वही करीब आपको जो है 19 क्वेश्चन के आसपास हमने एसआई और सीआई में कराया है। ओके, जहां कहीं भी अंतर वाला क्वेश्चन आता है तो अंतर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगना है? प्रिंसिपल, पहले इंग्लिश में लिख देता हूं फिर हिंदी में लिखूंगा। डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर बाय 100। ठीक है, आर बाय 100 की पावर में कितना? 2। बिल्कुल क्लियर? प्रिंसिपल अंतर आर बाय 100 की पावर में कितना लगेगा? 2 लगेगा। आ जाओ भाई, हमको अंतर निकालना है। प्रिंसिपल दे रखा है 12,500 रुपए। ठीक है, हमको चाहिए 12,500 रुपए, यहां पर दे रखा है। रेट कितना दिया है? आप बोलोगे सर 4% है, तो 4 बटे में कितने हो गए? 100 हो गए। इसकी पावर कितना लग गया? 2। बात क्लियर है? ओके, 4 से कटा कितनी बार में? 25 बार में। तो 12,500 इंटू ये हो गया भाई 1 बटे में 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, है ना? तो 625 से कटेगा ये कितनी बार में पता है आपको? 625 गुने 2, 20 बार में। आंसर इज 20 रुपए। यानी कि कभी भी आपको सीआई और एसआई का अंतर से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फॉर्मूला क्या याद रखोगे? अंतर इज इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट दर बटे में 100 की पावर में 2। ये हमने हिंदी में लिख दिया ताकि हिंदी वाले बच्चे भी इसको समझें। ठीक है, अंतर दे करके आपको मूलधन भी पूछ सकता है, मूलधन दे करके अंतर भी पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लेना और इसको पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाना। वैसे जब मैं 20 अप्रैल को क्लास लूंगा उसमें भी ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाऊंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। बात क्लियर? तो क्या क्या हुआ? प्रिंसिपल 12,500 हमने रख दिया। ओके, रेट की जगह पर रख दिया 4 बटे में 100, कटा 25 का स्क्वायर 625, 625 से कितनी बार में गया? 20 बार में चला गया। हमारा आंसर आ गया कितना? 20 रुपए। यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। बात क्लियर भाई? अब आ जाइए, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आ चुके हैं, एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई 2D में कोई भी ट्रिक नहीं लगता है, 2D में आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 3D में मैंने बताया था कि क्यूब और क्यूबाइड को छोड़ करके, ठीक है, बाकी जो भी हो, सिलेंडर हो मतलब यानी कि बेलन हो, गोला, अर्धगोला, शंकु, क्यूब, क्यूबाइड को छोड़ करके बाकी कोई भी डायग्राम होगा उसमें 11 से कटने वाला आंसर होगा। ये हमने आपको क्रैश कोर्स जब करवाया था। तो जो भी बच्चे क्रैश कोर्स नहीं देखे हैं आप ध्यान से सुनिए और रियली इस बात को सुनना पड़ेगा। अगर आपने क्रैश कोर्स का नहीं देखा है तो पहले क्रैश कोर्स का क्लास जाके देखो आप, क्योंकि वहां पर हमने एरिया और वॉल्यूम अलग से बाकायदा चैप्टर कराया है। उसमें मैंने पूरा ट्रिक बताया है कि एरिया में क्यों ये ट्रिक लगता है, वॉल्यूम में क्यों 11 का ट्रिक लगता है, और वॉल्यूम वाले जितने भी चैप्टर हैं, मतलब 3D के जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, जिसमें क्यूब और क्यूबाइड को छोड़ करके चाहे कुछ भी डायग्राम का क्वेश्चन होगा 11 से कटने वाला आंसर होता है। इसको मैंने हजारों बार बताया है, आज की क्लास में भी वही बताएंगे। सुनिए,
लेकिन 2D में वो काम नहीं करता है। अब आपको क्या पूछ रहा है, एक 20 मीटर लंबे और 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र का परिमाप क्या होगा। आपको अच्छे से पता है आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें फॉर्मूला पर चलेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 इंटू लंबाई कितनी दी हुई है 30, चौड़ाई कितनी दी हुई है 20, क्लियर है, 2 गुने में हो गया 50, आंसर आ जाएगा 100 मीटर। बताइए, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना कोई टीचर कुछ कर सकता है। आयत का परिमाप 2 गुने में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, सबको पता है, फॉर्मूला याद करो आपका काम हो जाएगा। अब बोलो सर फॉर्मूला कहां से आएगा, हमने सारा चीज ऑलरेडी पहले कला रखा है, ठीक है बेटा, तो पीछे का आपको क्लास देखना बहुत जरूरी है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है 12। आपको अच्छे से पता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी तीनों भी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, यानी कि ये भी 12 सेंटीमीटर है, बोलिए ये भी 12 सेंटीमीटर का है और ये भी कितने सेंटीमीटर का है 12 सेंटीमीटर का है। इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। अब जिसको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। भुजा का स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। 4 से कटा कितनी बार में भाई साहब 36 बार में। आंसर इज 36√3। बताइए ए इज करेक्ट आंसर। ओके, अब सुनो, जहां पर भी सर्कल का मैंने बताया था कि सर्कल का जब कभी भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 11 से कटने वाला आंसर होता है। सर्कल सुनो किस किस में काम करेगा पहले समझ लो। सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हो, एरिया पूछे, सर्कल का एरिया पूछे यानी कि वृत्त, ठीक है जी, वृत्त का कभी भी क्षेत्रफल पूछे 11 से कटने वाला आंसर होगा वृत्त, ठीक है। वृत्त का अगर आपको क्षेत्रफल पूछेगा उसमें 11 से कटने वाला आंसर याद रखना, ठीक है। सिलेंडर, सिलेंडर, बेलन, बेलन में कुछ भी पूछे, चाहे आयतन पूछे चाहे वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे यानी कि वॉल्यूम, सीएसए, टीएसए, कुछ भी पूछे उसमें काम करेगा। स्फेयर, स्फेयर गोला में काम करेगा, हमने बकायदा लिखाया हुआ ये पहले भी। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें ये ट्रिक काम करेगा। कोन, शंकु, ठीक है, शंकु। सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, कोन हो गया। इतने में आपको 100% काम करेगा। क्यूब, क्यूबाइड को छोड़ करके सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन, इस सब में आपको एरिया पूछे चाहे जो भी पूछे 11 से कटने वाला आंसर होगा। तो आइए 11 का कटने का रूल क्या है, एकांतर संख्याओं का योग और उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। तो देखो भाई 6 और 6 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 12, 12 में से एक गया 11, बस हमारा यही आंसर होगा। अब देखो इसको 6 और 6 12, 12 में से 2 गया 10 हो गया, नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं होगा। 6 और 4 10, 10 में से एक गया, ये हो गया 9, नहीं कटेगा, ठीक है। 6 5 11, 11 में से 2 गया 9, नहीं कटेगा। 6 और 6 कितने हो गए 12, 12 में से एक चला गया 11, 616 इज करेक्ट आंसर। बस छोटा सा लॉजिक याद रखना है। अब आपको इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसका कोई भी क्वेश्चन पेपर में दिखे, और मिलेगा जरूर, इसमें से ही 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 3 क्वेश्चन, ठीक है। इसका कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिले, चाहे वो सर्कल का एरिया पूछे, सरकमफ्रेंस पूछे, 11 से कटने वाला आंसर होगा। सिलेंडर का आयतन पूछे, वक्र पूछे, संपूर्ण पूछे, 11 से कटने वाला होगा। इन सब में वही चीज होगा, जो ऑप्शन 11 से कटेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक 200 मीटर लंबाई और 100 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत के अंदर, अंदर की ओर रास्ता बना हुआ है। हमने बताया हुआ है अंदर की ओर जब भी रास्ता बना होता है फॉर्मूला लगता है 2al + b माइनस का 2a। याद कीजिए मैंने बताया है जब कभी भी अंदर के लिए क्वेश्चन आ जाए, एक आयताकार मैदान के अंदर की ओर रास्ता बना हुआ है, वहां पर यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जिसमें लंबाई हमारे पास ये है, चौड़ाई हमारे पास ये दिया हुआ है, और ये हमारा जो वैल्यू है ये a की वैल्यू है सर, यहां रखना है बस, और आपको कुछ नहीं करना। 2 गुने में a की वैल्यू 5, लंबाई कितना दिया हुआ है 200, ठीक है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 100, माइनस 2 इंटू में कितना हो जाएगा 5। बात क्लियर। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 300, 300 में से 10 चला गया,
भाई 300 में से 10 जाएगा 290 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2900 मीटर स्क्वायर। मैं आपको इसीलिए बार बार बोलता हूं कि पीछे की क्लास देखो, क्योंकि पीछे हमने बहुत कुछ कॉन्सेप्ट बताया है जो हम डेली का डेली नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक वर्ग की भुजा दे रखा है कितना 8.5, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जब आपको भुजा दिया होता है तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू, सबको पता है, बच्चे बच्चे को भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 8.5 का स्क्वायर करना है। 8.5 का स्क्वायर क्या होता है 72.25 मीटर स्क्वायर। आंसर इज बी। बात क्लियर, समझ में आ गया? तो ये कुछ नहीं था, 8.5 को आपको स्क्वायर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 12 है और ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, आधार 12 और ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर है। सबको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नॉर्मल फॉर्मूला, बच्चों को पता है ये फॉर्मूला। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पेपर में आता ही आता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, ओके। तो हाफ इंटू बेस हमारे पास कितना दे दिया 12, ऊंचाई कितना दे दिया 4, 2 से इसको काट दो, आंसर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। यानी 2D में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही ट्रिक लगेगा, ठीक है। 3D में हम ट्रिक लगाएंगे, 11 से कटने वाला अभी आपको लगा के दिखाऊंगा, पहले जरा 2D एक बार खत्म कर लेते हैं। फिर यहां देखिए 28 मीटर लंबे, बोल रहा है एक घोड़े 28 मीटर लंबी रस्सी के साथ बंधा हुआ है। अब सुनो ध्यान से, एक रस्सी है, मान लो इसका लेंथ कितना दे दिया है 28 मीटर दिया है। अब बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। 28 मीटर का रस्सी है, अब घोड़ा जो घास चरेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पर आया घोड़ा तो यहाँ से इसी एरिया में घास चरेगा वो, यानी कि सर्कल की बात कर रहा है वो, बोलो हाँ या ना, ठीक। यानी कि सर्कल का जब भी पूछेगा और घास भी चरेगा तो इसी के अंदर में चरेगा, हाँ या ना बोलिए। तो अंदर में चलेगा मतलब एरिया की बात कर रहा है, और एरिया में वही आंसर होता है जो क्या होता है 11 से कटता है, ठीक है जी। तो आइए देखिए इधर 4 2 6, 6 4 10, 10 में से 6 गया, नहीं कटेगा 11 से, ठीक है। 4 6 और 2 8, 6 और 4 10, 10 में से 8 गया, ये भी 2 आ रहा है, नहीं कटेगा। 6 और 2 8, 4 और 4 8, 8 में से 8 गया, 0 आंसर हो गया। या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आया? यहां पर करोगे 6 4 10 होगा, और 4 और 2 6 होगा, 10 में से 6 चला गया, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 4 होगा, इसीलिए हमारा आंसर होगा सी। 11 से कटने का नियम यही है, एकांतर संख्याओं का योग और उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 के टेबल में आना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अर्धवृत्त क्या होता है वो पहले समझिए। अर्धवृत्त होता है ये, यहां पर बच्चा गलती क्या करता है, यहां पर बच्चा गलती ये करता है कि भाई अर्धवृत्त बोला तो 2 पाई आर का आधा कर दिया, नहीं, इसका जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का वो होता है पाई आर और प्लस 2r। क्यों भाई, सुनो, ये यहां से यहां तक हो गया पाई आर, यहां से यहां तक क्या हो गया पाई आर, और ये हमारा हो गया सेंटर, तो ये हो गया आर और ये हो गया आर। एक चीटी अगर यहां से दाना लेके चलना शुरू करेगा, सुनना ध्यान से, तो कैसे जाएगा, यहां से यहां आएगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि रास्ता है नहीं, वो यहां से फिर यहां भी तो आएगा, तो पाई आर और प्लस में 2r, इसीलिए इसका फॉर्मूला ये होता है। जिस बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा इस क्वेश्चन को जरूर गलत गलत बनाएगा, ठीक है। अब आप सुनिए ध्यान से, पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना दिया है, आप बोलोगे सर 14, और प्लस 2 गुने में कितने हो गए 14, 7 दूनी हो गया 14, तो ये हो गया 44, और ये हमारा कितना हो गया भाई साहब 28, तो हो गया 8 और 4 हो गया 12, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 हो गया 7, 72 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहां पर 11 से वाला ट्रिक मत लगा देना, क्योंकि ये सेमी सर्कल है और पेरीमीटर है। बात क्लियर है? तो पाई आर प्लस 2r ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको अर्धवृत्त का परिमाप निकालना हो तो ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला आपको लगाना है अर्धवृत्त के परिमाप के लिए। मैं यहां से इसको एरो खींच देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला है। बात क्लियर? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है 99% क्वेश्चन 99% बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिख के आता है।
तो ध्यान रखना क्यों पाई आर प्लस 2r होता है वो भी हमने बता दिया है, ठीक है। पाई आर ये बाउंड्री हो गया और 2r हो गया हमारा डायमीटर r और r। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारा 72 इसका आंसर था, यानी कि बी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है, तो आपको पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल, एरिया की जगह पे 84 रखो, हाफ हो गया, आधार कितना दिया है 14, ऊंचाई आपको निकालना है। 2 से जाएंगे ये भाई साहब 7 बार में, 7 से जाएंगे 12 सत्ते 84, हाइट इजिकल टू कितना आ गया भाई 12 आ गया। यानी इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद है, आप फॉर्मूला क्या करो लगाते चलो, आपका आंसर आता जाएगा। बोलो भाई सबको समझ में आ गया, कोई डाउट? नो। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 मीटर व्यास, अब आपका आ गया बेलन, बेलन आ गया, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेलन आ गया, यानी कि जो आंसर 11 से कटेगा वो हमारा आंसर होगा। मैं यहां पे शॉर्टकट तरीका लिखते जा रहा हूं। जो ऑप्शन चाहे कुछ भी पूछे, बेलन का संपूर्ण पूछे, आयतन पूछे या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, यानी कि CSA पूछे, वॉल्यूम पूछे, कर्व सरफेस एरिया पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, ये सब में एक ही नियम काम करेगा, जो ऑप्शन 11 से कटेगा वो एक ही ऑप्शन आपके पेपर में दिया रहेगा। हम अब क्वेश्चन को चेक ही नहीं करेंगे कि हमारे पास डायमीटर दिया है या हाइट दिया है, सिंपल चेक करेंगे 9 2 11, 9 2 11, 11 में से 11 गया 0, आंसर हमारा आ गया। अब हम आगे नहीं बनाएंगे, ठीक है बेटा, आगे बढ़ो नेक्स्ट देखो। अब टाइम कम लगेगा क्योंकि ट्रिक लगेगा बिल्कुल। घन का आयतन दिया हुआ है 1000, घन में नहीं काम करता ट्रिक, हमने बताया था आपको, क्यूब और क्यूबॉइड में नहीं काम करता है। तो घन का जो आयतन होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है क्या, भुजा का क्यूब, यानी कि ये हो गया 1000, ये हो गया a क्यूब, बोलो हाँ या ना। ओके, अब ये किसका क्यूब होता है, तो आप बोलोगे सर 10 का क्यूब होता है, और ये हो गया a की क्यूब, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया भाई, a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6a²। आंसर इज 6 इंटू a की जगह पर 10 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। क्लियर, आंसर इज ये देखिए बी। मतलब क्यूब और क्यूबॉइड को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी डायग्राम होते हैं वॉल्यूम वाले चैप्टर में, उसमें आप ये ट्रिक लगा सकते हो, 11 से कटने वाला आंसर होगा। चलिए आगे जहां जहां आएगा मैं आपको बताऊंगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये बार बार इसलिए दिया जा रहा है क्वेश्चन क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप लगाइए आराम से फॉर्मूला पुट कर दीजिए। बेस आपका कितना दिया हुआ है सर, जिसका आधार 14 है, ऊंचाई दिया हुआ है 10, यहां पर रख दीजिए 14, यहां रख दीजिए आप कितना 10, 2 से जाएगा 5 बार में, 14 पंचे, आंसर इज 70, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है पेपर में जो आप देखते ही टिक लगा सकते हो, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। ओके, सेम एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब जहां पर समकोण त्रिभुज की बात होगी और भुजा पूछा जाए तो आप समझो, यहां पर मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, ये ट्रिपलेट को आप याद कर लेना, ये आपका रामबाण साबित हो सकता है पेपर में। ट्रिपलेट क्या, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लेते हैं उसको मैं बकायदा ये पहली क्लास में ही ये पूरा टेबल लिखा देते हैं और बोलते हैं बेटा एंड तक याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति अपने घर से 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और 24 किलोमीटर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, तो घर से कितनी दूरी पर है, वहां भी आपको ये ट्रिक काम करेगा। 7 24 तो आंसर हो जाएगा 25। क्लियर, 10 24 26, इसको आपको रटना है, 8 15 17 12 16 20, 1 1 √2। बेसिकली है तो ट्रिपलेट अनलिमिटेड, लेकिन आपके पेपर के हिसाब से ये ट्रिपलेट आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अब हम क्यों ये बताए हैं, क्योंकि आगे जहां जहां भी समकोण त्रिभुज आएगा और भुजा की लंबाई पूछेगा भाई साहब, वहां पर हम इसी टेबल से आपको डायरेक्ट बताएंगे। बात क्लियर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 30 है, आप छोड़ दो, 13 सेंटीमीटर कर्ण है। देखो भाई सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज ये रहा, 13 सेंटीमीटर कर्ण दे दिया, यानी कि 13 की वैल्यू देखिए यहाँ पर 13 दे दिया, तो 13 वाले का 5 और 12 होगा,
ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, हमने उठा लिया यहाँ से। अब क्या पूछा, छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, छोटी भुजा कौन है, 5 है, तो 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बनाने की जरूरत नहीं पड़ा मुझे, यानी कि इस ट्रिपलेट को याद करने से आपको क्वेश्चन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ही शानदार, लाजवाब और मजेदार ट्रिक है, ठीक है ना, बात क्लियर। गोले का आयतन सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये फॉर्मूला है, इसमें कोई नया बात नहीं है, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया, बेलन जहां भी होगा वहां पर कौन सा ट्रिक काम करेगा, 11 से विभाजित होने वाला। तो कौन सा ऑप्शन 11 से कट रहा है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। सुनिए, हमको निकालना इसमें क्या है, एक बेलन का वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। एक्चुअली आयतन और वक्र के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है, आयतन और वक्र के बारे में बात कर रहा है। पहले आयतन निकालना है फिर वक्र निकालना है, बात क्लियर, इसको ध्यान में रखना है। तो पहले, क्योंकि ये पहले देखो आयतन है तो यहाँ पर आयतन दिया हुआ है, तो पहले आपको आयतन यहाँ पर लिखना है, आयतन और यहाँ होगा वक्र। चलो तो सुनो ध्यान से, 4 और 1 5, 4 5 और 0 5, 5 में से 5 गया 0 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो 11 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। फिर देखो 3 और 1 4, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, और 2, 4 में से 2 गया 2, ये भी नहीं होगा। 4 1 5, 5 और 0 5, 5 में से 5 गया 0, 4 और 4 में से 4 गया तो कितना हो गया 0, हमारा आंसर हो जाएगा सी। यानी कि चाहे वॉल्यूम पूछे, चाहे वो CSA पूछे, चाहे वो TSA पूछे, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो क्या होंगे, जो भी पूछेगा वो 11 से कटने वाला ही आंसर होगा, ये कंफर्म है। आइए अगला भी देखिए, बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का क्या निकालना है भाई, आयतन निकालना है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10, आधार कितना दिया हुआ है 14, ठीक है। तो हमको क्या करना है, आयतन निकालना है, तो जो ऑप्शन 11 से कटेगा वो हमारा आंसर होगा। चेक करो भाई, 2 और 1 3, 5 और 0 5, 5 में से 3 गया, नहीं कटेगा। चलिए आगे बढ़िए, 6 और 6 12, 12 में से 1 चला गया 11। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बेलन का आयतन निकालना है, हमको चाहिए 11 से कटने वाला आंसर। देखो भाई, बेलन का आयतन पूछा तो हमने ये नहीं पढ़ा कि हमारे पास रेडियस क्या दिया है, ऊंचाई क्या दिया है। हम खाली क्या चेक करेंगे कि जो ऑप्शन 11 से कटेगा वो आंसर होगा, बात क्लियर। तो 2 और 1 3, 2 और 1 कितने हो गए 3, और 3 में से 2 गया 1, नहीं होगा। 2 और 1 3, 3 प्लस 0 कितने, 2 और 1 हो गया 3, 3 प्लस 0 3, 3 में से 3 गया 0 हो गया, हमारा आंसर यही हो जाएगा, बात क्लियर। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 64 पाई दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं बार बार करवा रहा हूं आपको, ये मैंने कराया है कहां पर, क्रैश कोर्स जहां था वहां भी कराया था, ठीक है। चैप्टर जहां पढ़ाया था स्पेशली क्रैश कोर्स में, वहां पर ये क्वेश्चन हमने कराया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहां मत ट्रिक लगा देना 11 से कटने वाला, वो कब काम करता है, जब मुझे आयतन निकालना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है, बाकी कहीं नहीं लगेगा, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू हमारा कितना दिया हुआ है 64 पाई। सुनिए भाई साहब, पाई से पाई गया कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो 4 आर स्क्वायर इजकल टू आ गया सर 64, यस। 4 से कितनी बार में गया 16 बार में। आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 16, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। बोलो 4 का स्क्वायर होता है ये, लेकिन हमसे क्या पूछा है व्यास कितना होगा। तो अगर रेडियस 4 है तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शंकु का निकालना है मुझे, क्या चाहिए मुझे, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। हाँ, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छे लेवल का दिया है, ठीक है। ये हमारा त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का रेशियो दिया है, ठीक है जी। और क्या पूछा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है शंकु का। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है CSA, वो होता है भाई पाई RL। क्या होता है पाई RL। CSA कितना दे दिया है 3168। इसको बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। 22/7। R की वैल्यू कितना दिया है 4x और L की वैल्यू कितना दिया हुआ है 7x, ठीक है जी। हमको चाहिए रेडियस, अब ध्यान से समझिए, हमको चाहिए इसकी वैल्यू, क्लियर, क्योंकि रेडियस हमारा कितना है 4 है। x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो ये तो कंफर्म है कि ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 4 से कटने वाला ही आंसर होगा। रेडियस 4 है, अगर एक ही ऑप्शन ऐसा होता जो 4 से कटता तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगा देते, ये
खतरनाक अप्रोच है, लेकिन 4 से कटने वाला दोनों है, इसलिए इसको चेक करना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको काटेंगे भाई साहब, 7 से 7 जाएगा, ठीक है, 4 से इसको डायरेक्ट काटिए, तो 4 सत्ते 28, 3 4 ने में 36, 4 दूनी 28, बात क्लियर है। 22 से काटेंगे तो 22 से कटेगा, 22 हो गया 66, 66 हो गया, ये हो जाएगा 36, यानी कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू, ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, एक्स की वैल्यू भाई साहब हमारा कितना आ गया 6 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो 6 चौक 24, 24 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। बताइए हाँ या ना। क्या करना है आपको, पहले कटिंग करना है, कट करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर जरूर आएगा, है ना। तो 22 से गया 3 बार में 66 होगा, 66 यहां पर आएगा, तो ये बचा कितना 13, 13 और 132 हो गया, 22 से गया 6 बार में, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। हमको क्या पूछा है, रेडियस 6 चौक 24। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बनाने वाला है। अगर 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है ना, तो आप ये बात समझ जाइए कि आपको 15 में से 2 क्वेश्चन तो जरूर बनाना पड़ेगा, 13 में ट्रिक लगता है। बात क्लियर। अब आ गया हमारा ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर, और ट्रिगोनोमेट्री में यही ट्रिक काम करेगा बेटा, जो हमने अभी बताया है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जो बताया था, ठीक है। तो इस ट्रिपलेट को आप बार बार देखिए जाकर के पीछे जो हमने अभी करवाया है, क्योंकि ये ट्रिपलेट बहुत ही काम का है। जब तक ये ट्रिपलेट आप नहीं याद करेंगे तब तक आपको दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि इसी ट्रिपलेट को अभी ट्रिगोनोमेट्री में इंप्लीमेंट करेंगे सर, ये जो ट्रिपलेट आपको मैंने लिखाया था। ओके, समझ में आ गया। इस ट्रिपलेट से सारे ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन बनेंगे। ओके, आइए अब आते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए सर, हमारा पहला क्वेश्चन यही था, tan थीटा इजिकल टू दिया हुआ है कितना 12/5। आपको पता है tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, तो भाई tan थीटा इजिकल टू, चलो मैं इधर लिखता हूं फ्रेश में, tan थीटा इजिकल टू हमारा दे दिया भाई 12/5। 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है, ट्रिगोनोमेट्री का सारा क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर बनेगा, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया P और ये हो गया B, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो PBH हमारा हो जाएगा 13, 5 12 13, पीछे ट्रिपलेट हमने बताया था, बस हो गया, इतना ही करना था। अब मुझे चाहिए क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, आप बोलोगे सर P/H होता है, PBH यहां से निकाल लो। बेसिकली ये जो ट्रिक है, वो जो हमने लिखा था 5 12 13, वो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का ट्रिक है। ये देखिए इधर, ये बोलना चाह रहा है ये कि भाई परपेंडिकुलर हमारा 12 है, बेस हमारा 5 है, तो ये हमारा 13 ही होगा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी लंब बटे में कर्ण, तो लंब कितना है, आप बोलोगे सर 12 है, ठीक है जी। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12 है, और हाइपोटेनस हो गया 13, 12/13 इज करेक्ट आंसर। एक लाइन का आंसर है, आपको वो ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, ठीक है। उस ट्रिपलेट को आप देखो और कैसे इंप्लीमेंट करते देखो। 8 15 17 ये कंफर्म है कि अगर ट्रिगोनोमेट्री का कोई क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, तो वहां पर ट्रिपलेट जरूर देगा। आइए देखिए इधर, कॉस थीटा इजिकल टू क्या दिया हुआ है भाई 8/17। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, ये होता है B और ये होता है H, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा सर 8 15 17, परपेंडिकुलर हो गया 15, इतना हमारा काम हो गया। अब हमको चाहिए क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा इजिकल टू, आप समझदार हैं, P/H होता है। P हमारा कितना दिया है भाई 15, और H हमारा कितना दिया है 17, 15/17 इज करेक्ट आंसर, यानी कि A इज करेक्ट आंसर। बताओ भाई ट्रिपलेट का कमाल है कि नहीं। अब सुनिए ध्यान से, जिन बच्चों को टेबल नहीं याद है वो टेबल याद कर लेंगे, 0 30 45 60 और 90, ठीक है। तो सेक थीटा √2 कब होता है, आपको टेबल नहीं पता है तो आप सुनिए ध्यान से, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जरूरी याद करना है। जब तक नहीं याद करोगे भाई दिक्कत ही दिक्कत है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। मैं यहां पर एक बार बना देता हूं, बेसिकली अभी ज्यादा डिटेल्स जाएंगे नहीं तो बहुत टाइम लेगा। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, ये होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है 1। साइन का वैल्यू याद हो गया, कॉस में क्रॉस कर दो, फिर ये आ जाएगा 1, ठीक है जी। ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। ये इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां से सारे क्वेश्चंस आज बन जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री के, इसलिए एक बार मुझे जो टाइम लेगा इसी में टाइम लेगा। 10 होता है साइन बाय कॉस, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, 0/0,
जीरो अपॉन में 1, आप बोलोगे 0। इसको इससे डिवाइड करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कटेगा, 1 हो जाएगा। ये 2 से 2 जाएगा, √3 हो जाएगा। 1/0 इनफाइनाइट होगा। कॉट फिर क्रॉस कर दो, इनफाइनाइट ये हो गया, ये हो गया √3, ये हो गया 1, 1/√3, ये हो गया 0। ओके, सेक होता है कॉस का उल्टा सर, कॉस का उल्टा कर दोगे सेक आ जाएगा, टेन का उल्टा करने पे कॉट आ गया, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। बात क्लियर? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री हमने पहले क्रैश कोर्स में भी नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं थोड़ा सा। ओके, तो सेक हो गया कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल रहेगा। ओके, आइए सर, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। उल्टा खाली करना है ऊपर नीचे, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और 0 का विलोम इनफाइनाइट होता है, रेसिप्रोकल। फिर कॉसेक क्या होगा, या तो आप क्रॉस कर दीजिए, इनफाइनाइट हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, और 1 हो गया। यानी कि एक निकालो क्रॉस करो, फिर एक निकालो फिर क्रॉस करो, फिर एक निकालो फिर क्रॉस कर दो, आपका टेबल तैयार हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √2 है, तो भाई कॉसेक थीटा सॉरी सेक थीटा इज इक्वल टू √2 है। सेक थीटा √2 कितने पर होता है, देखो यहाँ। अब जिस बच्चों को ये पता होगा कि कॉस थीटा 1/√2 होता है 45 पर, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा आंसर कितना हमारा भाई 45 डिग्री। तो टेन थीटा की वैल्यू, यानी कि यहां से अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, टेन थीटा, तो टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। अब आप देखो इस टेबल को समझने से आपको क्वेश्चन बनाना कितना आसान हो गया। बात क्लियर? अब आप देखो 2-2 पर हमेशा वैल्यू बराबर हो रहा है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है पेपर में। अगर साइन बराबर कॉस पूछे, साइन बराबर कॉस पूछे तो 45 डिग्री आंसर, टेन बराबर कॉट पूछे तो भी 45 डिग्री आंसर। कभी भी इक्वल दे, साइन इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, ठीक है, टेन इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, सेक इज इक्वल टू कॉसेक तो भी 45 डिग्री। बस ये ध्यान रखना है। बात क्लियर? आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या दिया है सुनिए, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब यहां से हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि मैंने पीछे टेबल आपको बता दिया है। टेन थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पर होता है। क्लियर है बात? हिट एंड ट्रायल लगाना है। टेन थीटा 1 होता है 45 डिग्री पर। ओके, अब हमको क्या निकालना है भाई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन स्क्वायर बेसिकली हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, इसका कर दो स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर 2 होता है, यानी कि सी आंसर। आपको मेन जो है, अब सुन लो ध्यान से, अग्निवीर वाले बच्चे जो भी एग्जाम देने जाएंगे 22 तारीख को, ठीक है, आपको ट्रिगोनोमेट्री में से सिर्फ और सिर्फ टेबल पढ़ के जाना है, आपका काम हो जाएगा। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इससे बाहर जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास में करवा रहा हूं। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन करके चले जाना। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। सुनिए, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये एक फिक्स पैटर्न है, ठीक है, ये एक फिक्स पैटर्न है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2, फिक्स पैटर्न। इसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं करेगा। अगर 2 दिया हुआ है माइनस में, ठीक है, आंसर हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगर 2 दिया हो, सुनो मैं यहां लिख देता हूं, अगर 2 दिया हो तो प्लस में 2 आंसर होगा, 2 आंसर होगा, ठीक है, और माइनस में 0 आंसर होगा, माइनस में 0 आंसर होगा। ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। प्लस में कितना आंसर होगा, 2 होगा, और क्योंकि ये तो फिक्स पैटर्न है, 2 ही दिया हुआ है, ठीक है, तो माइनस में पूछेगा तो 0 आंसर होगा, और अगर प्लस में पूछा तो 2 आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 0 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लस वाला भी हमने लिया है। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये फिक्स है। आप बोलो हाँ या ना, तो बिल्कुल बोलोगे सर, ठीक है। प्लस का यहाँ पे पूछा है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर। एक ट्रिक समझो, क्वेश्चन फटाफट बनेगा। अब आप देखो, जो हमने पीछे बताया था वही चीजें यहां पर दिया है। हमने पीछे आपको क्या बताया था कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे इक्वल वाला, देखो साइन बराबर कॉस 45 डिग्री, टेन बराबर कॉट 45 डिग्री, सेक बराबर कॉसेक 45 डिग्री, हमेशा बराबर होता है। तो बराबर में आप याद कर लीजिए, कभी भी इक्वल देगा हमेशा 45 डिग्री आंसर होगा। बोलो हाँ या ना, बोलोगे सर बिल्कुल। अब आ जाओ, क्वेश्चन देखो फटाफट बनेगा, टाइम नहीं लगेगा बेटा, आपको बस लॉजिक पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, हमने क्या लिखाया, साइन थीटा बराबर अगर कॉस थीटा होगा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए,
टेन थीटा बराबर कॉट थीटा सेम है, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा है, थीटा आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पर हमेशा साइन कॉस के बराबर होता है, टेन कॉट के बराबर होता है, ठीक है बेटा, सेक कॉसेक के बराबर होता है। बात क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। आइए 1 रेडियन की वैल्यू आप इसको याद कर लेना भाई। 1 रेडियन जो होता है, वैसे ये सब जो है टेक्निकल वगैरह में आता है, तो मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं जो एग्जाम देने जाएंगे वो टेक्निकल के भी देंगे, जीडी के भी देंगे। जीडी वाले में सिर्फ टेबल आता है, लेकिन टेक्निकल क्लर्क अगर नर्सिंग की बात करेंगे तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। तो 1 रेडियन का वैल्यू आप याद कर लेना 57 डिग्री और 16 मिनट होता है, ठीक है। 1 डिग्री की वैल्यू 57 डिग्री और 16 मिनट, ए इज करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो होता है 0.01746 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है जी। अगर आप टेक्निकल वगैरह देने जाते हो पेपर तो इसको अच्छे से करके जाना, तो सबको देख करके क्लास दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जीडी वाले बच्चे देखेंगे और नॉर्मल बच्चे छोड़ देंगे, ठीक है। टेक्निकल वगैरह में ये क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होता है, 0.0161746 रेडियन। ओके, ये रहा आपका बी आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 पाई का डिग्री में मान क्या होता है? अब आप सुनिए ध्यान से। पाई का मान वैसे तो 22/7 होता है, लेकिन जब एंगल की बात करेगा तो पाई का मान रेडियन में होता है 180 डिग्री। कितना होता है? पाई बराबर अगर 180 डिग्री होगा भाई, तो 2 पाई का मान कितना होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 180 डिग्री, यानी आंसर इज 360 डिग्री। मेन जो आपको याद रखने वाली बात है ये है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। पाई कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई का मान 180, तो 2 पाई का मान कितना 360। समझ में आ गया बात आपको? अब सुनिए, रिलेशन ऑफ 90 एक ऐसा पॉइंट है, पहले इसको समझना। रिलेशन ऑफ 90 यानी कि 90 का संबंध, एकदम बिल्कुल जो टाइम देखो, हर एक क्वेश्चन से पहले मैं कुछ बता रहा हूं, ठीक है। आप उसको समझ लेंगे, आपको आगे क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। रिलेशन ऑफ 90 समझ लीजिए, ट्रिगोमेट्री का पार्ट खत्म है, इतना ही चीज है। 90 का संबंध आ जाओ। 90 के संबंध में क्या क्या समझना है पहले समझिए आप। जब कभी भी दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर हो, देखो इधर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है, ठीक है। जब दो एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो तो यहां से 4 ट्रिक बनता है। सुनिए ध्यान से। पहला, प्लस में, इनटू में, डिवाइड में, प्लस में, इनटू में, डिवाइड में और माइनस में। प्लस में आंसर 1 होगा, माइनस इनटू में भी 1 होगा, डिवाइड में भी 1 होगा, लेकिन जीरो में, माइनस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चारों का चारों आंसर है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर डिवाइड का साइन हुआ आप वहां पे लोगे 1, प्लस का साइन होगा तो भी 1, इनटू का साइन होगा तो भी 1, यानी कि प्लस में 1 होगा, इनटू में 1 होगा, डिवाइड में 1 होगा, माइनस में 0 होगा। ये आंसर आप दिमाग में सेट कर लीजिए। रिलेशन ऑफ 90 का ये बहुत बड़ा लॉजिक है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। बात समझ में आया? अब देखो भाई, आप कैसे इस क्वेश्चन को बनाओगे, लॉजिक समझना। 90 का रिलेशन है, डिवाइड में है, इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 2/5, 2/5 इंटू 1, तो 2/5। अब इस क्वेश्चन को यहां देखिए, 2/5 इंटू 1, 2/5 प्लस क्या है यहां पर, ये भी हमारा 1 हो गया पूरा का पूरा, बोलोगे बिल्कुल। 1 इंटू में कितने हो गए 3/5, यानी कि ये हो गया 2/5 और ये हो गया 3/5। एलसीएम आ गया 5, 2 + 3, 5/5, आंसर इज 1। बात समझ में आया? मेन जो ट्रिक है वो ये है, ये आपको याद रखना है। हमने यहां पर लिख दिया है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तो वहां पर प्लस इंटू डिवाइड में 1 होता है और माइनस में कितना होता है, 0 होता है।
आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी समझ में आएगा आपको। देखो 90 का सम हो रहा है, दोनों को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, ठीक है। आंसर इसका कितना हो गया, 1 हो गया। आगे बढ़ो, प्लस का साइन था, जब इनटू का साइन हो तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, सीधे इतना ही ट्रिक लगाना है। कौन सा लगाना है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। बात क्लियर। अब यहां पे 10 है तो 10 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, तो 10 चलेगा। फर्स्ट हमारा कितना है 1, लास्ट 89 बाय 2। बोलो भाई, डिग्री यहां लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 हो गया, और 45 90 बाई 2, आप बोलोगे सर 10 45 डिग्री हो गया। 10 45 डिग्री का टेबल आप अच्छे से जानते हैं। सारा खेल किसका है, टेबल का खेल है। अगर इनटू का साइन बीच में दिया हुआ है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, बस ये रामबाण काम करेगा। ये रहा आपका, ठीक है जी, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। हमने यहां पे एरो भी लगाया है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट देखो, सेम दिया है 10 का 80 के साथ कितना होता है संबंध, आप बोलोगे सर 90 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1, इसका इसके साथ 1 हो गया भाई, इसका इसके साथ 1 हो गया, ठीक है। बोलो हाँ या ना। 15 प्लस 75 ये भी 1 हो गया, क्योंकि यहां से यहां तक का सम 90, इसको जोड़ने पर 90, तो 1 इंटू में 1, आंसर इज 1। देखिए भाई साहब कितना मजेदार चीज है। रिलेशन ऑफ 90 जिस बच्चे को समझ में आ गया, क्वेश्चन बनाने में कोई डाउट नहीं है। 10 में 80 जोड़ोगे 90 होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। तो 10 को 80 से जोड़ने पे 90 हो गया, इंटू में 1 हो गया। 15 को 75 से जोड़ने पे 90 हो गया, इंटू में 1 हो गया। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेम यहां लगाएंगे 12 78, आप बोलोगे सर 1 हो गया। 38 52 1 हो गया। अब हमारे पास 1 इंटू क्या बचा, कॉट 60 डिग्री बचा। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू आप पीछे जाके देखेंगे, जो tan 30 का होता है वो कॉट 60 का होता है। तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3। 1/√3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसकी वैल्यू 1 हो गई, आप बोलोगे बिल्कुल। ये भी हमारा 1 हो गया, बिल्कुल। ये भी हमारा 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया। ये ऑलरेडी 1 होता है, यानी कि ये हो गया 1 प्लस ऊपर भी 1, ये हो गया 1, ठीक है, इंटू ये भी हमारा 1। खाली 90 जोड़ते रहना है, इन दोनों को जोड़ने पर देखो 90 हो रहा है कि नहीं, बस खाली 90 का सम चेक करना है कि भाई हमने यहाँ देखा 25 तो यहाँ 65 है कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल है, तो जोड़ दिया 90 हो गया, इंटू में ये भी 1, ये हो गया 1, 1 अपॉन में 1, 1 + 1, आंसर इज 2। देखिए ट्रिक देखिए आप, आंसर हो जाएगा 2, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया हमारा 1, ये भी हमारा हो गया 1। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा देखो, 2 × 1 - 1 माइनस cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो sin 90 का होता है। पीछे टेबल देखो आप, cos 0 डिग्री की वैल्यू, एक बार आप टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और उसको सामने रखो और तब क्वेश्चन को बनाओ, तब देखो ये पीपीटी अगला तो मजा आएगा बनाने में। cos 0 डिग्री की वैल्यू आप बोलोगे सर 1 होता है, तो 2 और ये भी हो गया हमारा माइनस का 2, आंसर इज 0। इतने में हमारा काम हो रहा है, सी इज करेक्ट आंसर। बोलिए सर, अब आगे हमारा कौन सा चैप्टर, एपी और जीपी। बात क्लियर। चलिए ओके, एपीजीपी में मैंने बताया हुआ है कि कभी भी आपको 10वां पद निकालना हो, ठीक है, ए होता है प्रथम पद, अंतर आपको पता है डी होता है, ठीक है। तो अगर मुझे क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 ... में कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, यानी कि ए प्लस हम क्या लेंगे 9d। अगर 20वां निकालना हो 19d ले लो। अगर आपको बोलता है कि 5वां पद निकालो, 5वां पद, तो आप लेना ए प्लस में 4d, एक कम कर देना। 6ठा टर्म 6th टर्म निकालना हो, ए प्लस में ले लेना 5d, एक कम करना है। बात क्लियर। तो ए हमारा कितना है भाई, आप बोलोगे सर 5 है, और 9 इंटू अंतर कितने का है, 3 का अंतर है, ये हो गया 5 और प्लस हो गया 27, आंसर इज 32। 32 इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कौन सा पद निकालना है, 16वां पद निकालना है, यानी ए प्लस कितना डी लोगे, 15d लोगे। ए हो गया हमारा कितना 3। मैंने शुरू में आपको बताया था कि क्लास थोड़ा सा फास्ट इसीलिए होगा क्योंकि रिवीजन क्लासेज है, ये पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसमें सिर्फ चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थंबनेल है ये, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम हम लेंगे नहीं। अगर ज़्यादा डिटेल्स में आपको जाना है तो आप पीछे का क्रैश कोर्स आपको जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने चैप्टर पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अंतर हो गया 2 का, ये हो गया 3 और 15 दूनी कितने हो गए 30, हमारा कितना आ जाएगा 33, यानी कि इसका जो 16वां पद होगा वो 33वां 33 नंबर होगा, यानी कि नंबर 33 आएगा।
अब आप सुनिए, हमने बताया था n निकालने का फॉर्मूला। n निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस अंतर डिफरेंस और डिवाइडेड बाय डिफरेंस। बस कभी भी आपको एपी में n निकालना हो, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस अंतर बटे में अंतर, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है। आइए देखिए कैसे बनाएंगे। बोल रहा है एक समांतर श्रेणी 4 है, 9 है, 14 है, 19 है, इसमें कौन सा पद 109 होगा? यानी हमको n निकालना है। लास्ट में से फर्स्ट को क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि 109 में से 4 घटाएंगे, प्लस अंतर लेंगे 5 का, डिवाइडेड बाय अंतर लेंगे 5 का। ये हो गया हमारा एक इसमें जोड़ेगा तो हो जाएगा भाई 110, 110 बटे 5, आंसर इज 22। ट्रिक खाली याद रखो, फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है, हमारा थोड़ा सा तरीका अलग है, हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। जब भी कोई चीज आपको बताएंगे बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताएंगे, जिससे बिल्कुल कम टाइम लगेगा। अब आप जाओगे तो ये फॉर्मूला सबको पता है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चे बच्चे को फॉर्मूला पता है, किसको नहीं पता है? इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो भी आंसर यही आएगा। हम इस पे क्यों लगाएं? हम अगर एक ट्रिक सिर्फ याद रखते हैं एन निकालने के लिए, ठीक है, एन निकालने का अगर हम सिर्फ एक ट्रिक याद रखते हैं, एन इजिकल टू लास्ट नंबर, लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, और प्लस में क्या? अंतर, डिफरेंस जिसको बोलते हैं आप, और डिवाइडेड बाय पूरे का अंतर। अगर हम एक ट्रिक पर एन की पूरे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दुनिया भर का कोई भी क्वेश्चन होगा एपी में, आपको एन निकालना हो, ये ट्रिक आप याद रखो, ठीक है, ट्रिक है ये मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या है? ट्रिक्स है, इसको याद रखिए। आपको एन निकालना है, लगाइए आप, फटाफट बनेगा क्वेश्चन। 2 7 12 17 डॉट 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 87, ये बोल रहा है कि एक एपी है 2 7 12 17 डॉट 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 कितना है? 87 है। एन आपको निकालना है, यानी इसको हम कितनी बार जोड़ते जाएं कि ये लास्ट में 87 आ जाए। क्वेश्चन का मीनिंग ये है, कोई बच्चा उठेगा डायरेक्ट जोड़ेगा तो भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? लास्ट माइनस फर्स्ट, तो 87 और माइनस कितना? 2, प्लस अंतर कितने का? आप बोलोगे सर 5 का, 5 का अंतर है, डिवाइडेड बाय 5 हो गया। अब देखो भाई, 5 में से 2 गया तो 3 होगा, ठीक है, और इसमें 3 हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 90, 90 बटे में 5, आंसर इज 18। यानी 18 बार अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 87 लास्ट में आ जाएगा। बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब ये बोल रहा है कि 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? पहले वो समझो। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर। बात समझे? समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? नाम ही है समांतर श्रेणी, समान अंतर, यानी कि जो भी वैल्यू पुट करने पर इसका अंतर समान हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 में देखो क्या करना है। 2x ले लेंगे, हमारा क्या है? x प्लस 10 दिया हुआ है और 3x प्लस 2 दिया हुआ है। हम ऑप्शन से पहले 6 पुट करके देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन अगर हम 6 रखते हैं यहाँ पर, 6 दूनी कितना? 12, 2 इंटू में 6, कॉमा 6 प्लस 10, कॉमा 3 इंटू 6 और प्लस 2। जो भी वैल्यू पुट करने पर अंतर समान हो जाएगा, सिंपल भाषा में इसको समझना है, वो एपी कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। सिंपल है। ये हो गया 12, ये हो गया 16 और ये 6 18 प्लस 2 कितने हो गए? 20। इसके बीच में 4 का गैप है, इसके बीच में 4 का गैप है, अंतर समान हो गया। यानी कि इस वाले 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 में 6 पुट करने पर अंतर समान हो रहा है, इसीलिए आंसर इज 6। ऑप्शन से बनाना है, टेकिंग ऑप्शन, मैं यहां लिख देता हूं, टेकिंग ऑप्शन, टेकिंग ऑप्शन। जहां पर भी मैंने बताया हुआ है, आपको बहुत बार बताया है, जब भी आपको मैंने क्रैश कोर्स कराया है, सैटरडे, पिछले सैटरडे भी क्लास लिया था, मैंने क्या बताया था कि कभी भी x की वैल्यू फाइंड करना हो, ऑप्शन बनाओ, ऑप्शन लगाओ, पुट करो, जल्दी बनेगा, आपको टाइम बचेगा पेपर में। समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 में प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा? हाँ, एक ये एपी में आपको फॉर्मूला याद रखना है, एसएन का योग निकालने के लिए सारे बच्चों को पता होता है, n अपॉन में 2 ब्रैकेट क्या? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n अपॉन में 2 का मतलब n हमारा कितना है? 10 है, ये हमारा n हो गया सर, ये हमारा a हो गया, अंतर कितने का है? 4 का है, फॉर्मूला में रख दीजिए आप, ठीक है। 10/2 बेसिकली ये फॉर्मूला है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, एसएन का फॉर्मूला है। और 2 इंटू में क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई? 5 है, प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1, अंतर कितने का? 4 का। बस इतना ही करना है आपको। ये हो गया 5, ये हो गया 10,
ठीक, और प्लस 9 चौक 36। अब आप मुझे बताएंगे कि 5 में अगर हम 46 से मल्टीप्लाई करें तो 230 हमारा क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। तो एसएन पूरे एपी में मैं बच्चों को एक ही फॉर्मूला याद करने को बोलता हूँ, कौन सा, एसएन का। अगर आपको एसएन का फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। आइए, 9 तथा 25 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। गुणोत्तर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी। गुणोत्तर माध्य निकालना हो या ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, ठीक है, यहां पर लिखा भी है ज्योमेट्रिक मीन जीएम, ठीक है जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। रूट ए बी का मतलब ए हमारा कितना 9, बी कितना 25। 9 की वैल्यू कितनी आएगी बाहर 3, 25 की वैल्यू कितनी आएगी 5। आंसर इज 15। बोर नहीं होना है क्योंकि आज आप लोगों से हम बात नहीं कर रहे हैं, लाइव क्लास है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो मैं डायरेक्ट पढ़ाते जा रहा हूं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन भी फटाफट खींच रहा है। इनमें से कौन सा संबंध सही है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सी आंसर करेक्ट है। एम हमेशा बड़ा होता है और बराबर होता है जीएम से, और जीएम हमेशा बड़ा होता है और बराबर होता है एचएम से। ये एक बार टेक्निकल के पेपर में आया था, इसलिए मैंने इसको पीपीटी में डाल दिया है, ठीक है। कौन सा संबंध सही है, एम बड़ा होता है या बराबर होता है जीएम से। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। वैसे हिंदी में मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन हिंदी में पेपर में नहीं लिखा रहेगा। इसको जब भी पूछेगा सेम यही दिया था ऑप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आपको ना इंग्लिश में भी जानना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, और इसको बोलते हैं हिंदी में हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, ठीक है। एएम का मतलब अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य। और एचएम का मतलब हार्मोनिक मीन, जिसको बोलते हैं हरात्मक माध्य। ओके, चलिए 62 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है। अब हम लोग आगे कहां पर, ज्योमेट्री में। और हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो गया है, ज्योमेट्री। ये चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री, ठीक है। पूरक कोण क्या होता है, सुनो। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो। ये लास्ट चैप्टर है, आपको अच्छे से पता है, जैसे हमने शुरू में बताया था पीपीटी में, सबसे लास्ट चैप्टर हमने ज्योमेट्री डाला था। और इसमें सिर्फ उतना ही क्वेश्चन दिया गया है जितना आपके पेपर में आता है। मात्र 10 से 12 क्वेश्चन इसमें है जो इंपोर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा गया, बार बार पूछा है तो यही पूछा है, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से समझना। पूरक कोण जो होता है, जब दो कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो पूरक कोण होता है। 62 में कितना जोड़ें कि 90 होगा, बोलो भाई। तो 62 में कितना जोड़ने पर 90 होगा, 28 जोड़ने पर 90 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 28। यानी एक एंगल दे दिया है 62, सुनो ध्यान से, एक दे दिया 62 डिग्री, दूसरा कितना रखें कि 90 हो जाएगा। आप बोलोगे ना कि सर 62 डिग्री तो है ही, प्लस 28 डिग्री ऑप्शन से उठा लो, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। तो बेसिकली पूरक कोण आपको ध्यान रखना है कि जब दो एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे पूरक कोण कहा जाता है। समपूरक होता है 180 डिग्री के बराबर। समपूरक क्या होता है भाई, कि एंगल ए प्लस एंगल बी इजकल टू कितने डिग्री, 180 डिग्री। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, तो 60 में कितना जोड़ा जाए कि 180 होगा। तो आप बोलोगे सर 120 जोड़ेंगे, क्योंकि ये 60 है, प्लस इसमें कितना रखें कि कितना हो जाए, 80 हो जाए। तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री में 120 डिग्री रखने पर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर कितना होगा, 120 डिग्री। तो पूरक और समपूरक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में पूछा गया है। अब आप सुनिए, समपूरक कोण कितने का होता है, आपको मैंने अभी बताया था 180 डिग्री का होता है। अब क्या बोल रहा है, दो समपूरक कोण का अनुपात 3:2 में है। अब यहां से क्वेश्चन पढ़िए, रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 में। तो उनमें से उनके बीच सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा, ठीक है जी, सबसे छोटा। इसमें छोटा कौन है, तो आप बोलोगे 2, 2 बटे में टोटल कितना 5, और 180 डिग्री से इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली अनुपात और समानुपात हमने बताया था कि कभी भी किसी को बांटना हो तो जो पूछ रहा है वो रहेगा ऊपर, टोटल आएगा नीचे, इंटू में 180 डिग्री। इसको आप कट कर लो 36 से, 36 दूनी, आंसर इज 72 डिग्री। बोलो भाई, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि पूरक समपूरक से सिर्फ इतना ही पूछेगा, पूरक समपूरक से अनुपात का भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अनुपात दिया, आपको बांटने को बोलेगा, ठीक है। छोटा पूछा है तो आप क्या करोगे, छोटा वाला ऊपर, क्योंकि छोटा पूछा गया है। हमसे क्या पूछा है, छोटे कोणों का मान ये पूछा है, ठीक है। तो छोटा वाला हमने ऊपर लिया, टोटल हमने नीचे लिया इंटू 100। ये एरो मैं इसलिए लगाता हूं ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि भाई हमने एरो क्यों लगाया, छोटा पूछा इसलिए छोटा ऊपर है। एरो में बहुत ही जान होता है, इसको ध्यान रखना है।
ऐसा नहीं कि डिजाइन बना रहे हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है। आपको अच्छे से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। सबसे छोटे कोण का मान पूछा है भाई, 2:3:7। सब छोटा कोण कौन है? 2। तो 2 रखोगे ऊपर, 7 3 2 5 और 7 कितने आएंगे? 12। और 180 डिग्री हमारे हो जाएंगे यहाँ पर। 2 से कट गया 15 बार में, 15 दूनी आंसर इज 30 डिग्री। बताइए सबसे छोटा कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। यस या नो? बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब यहां पर वही ट्रिक काम करेगा, ट्रिपलेट। 7 24 25 समकोण त्रिभुज जहां पर भी आए आप समझ जाना ट्रिपलेट वहां पर काम करेगा। ठीक है जी। ए बी सी समकोण है, एंगल ए पर समकोण है। सुनो ध्यान से, यानी ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है भाई? तो आप बोलोगे सर 24 mm है। कोई बात नहीं, मिलीमीटर में है, चलने दीजिए। ठीक है। AC कितना दिया हुआ है? 7 mm दिया हुआ है। ठीक है जी। हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? 7 24 25। हमने क्या लिखाया था? 7 24 25 ट्रिपलेट लिखाया था। बताइए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 25 हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा 25 mm। ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। ये क्या है? ये भाई है ट्रिपलेट, जो हमने शुरू में आपको लिखा दिया है। आज की क्लासेस में हमने बहुत कुछ आपको पीछे का भी बता दिया है ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। 7 24 25 ये डायरेक्ट क्या है? ट्रिपलेट है। ठीक है। जिस बच्चों को याद होगा जहां पर भी समकोण त्रिभुज दिखा वहां पर आप ट्रिपलेट डायरेक्ट लगा सकते हो। आइए नेक्स्ट देखिए, एक चतुर्भुज के कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। आपको अच्छे से पता है। कोई भी एक चतुर्भुज बना लो, ठीक है, कोई भी डायग्राम बना लीजिए। इसका 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 और इसका, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। वह बिंदु क्या कहलाता है जहां त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती है? एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहां मिलती है उसे केंद्रक कहा जाता है। देखिए कैसे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। माध्यिका का मतलब ये हो गया कि ये इसके बराबर है। ठीक है जी। ये इधर कट किया तो ये भाई साहब इसके बराबर हो गए। फिर ये इधर कट किया तो ये इसके बराबर हो गए। ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट हमारा है इसको कहा जाता है क्या? सेंट्रॉइड। क्या कहा जाता है? सेंट्रॉइड। हिंदी में क्या कहा जाता है? केंद्रक। तो माध्यिका के मिलान बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। डायग्राम मैंने बना दिया है ताकि बहुत बच्चों को डाउट होगा तो यहां से क्लियर कर लेंगे। एक चतुर्भुज ABCD है। ध्यान से सुनिए, अब इसमें बोल क्या दिया पहले वो समझना है कि A B C और D। AB बराबर BC है, CD है और DA है। यही तो बोल रहा है। AB इजकल टू BC इजकल टू CD इजकल टू AD है। अगर चारों भुजा बराबर होता है, आप अच्छे समझदार हैं कि वो वर्ग कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसका विकर्ण भी बराबर ही होता है। इसीलिए आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो भाई उसका विकर्ण भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि इसमें AB इजकल टू BC इजकल टू CD इजकल टू AD तो होता ही होता है और साथ में BD इजकल टू AC भी होता है सर। AC इजकल टू BD भी होता है। इसीलिए अगर चारों भुजाएं बराबर है तो आपको वो स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। ठीक है। लेकिन इसका विकर्ण भी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है जी। इसीलिए पूछा गया है। एक समकोण त्रिभुज की यदि एक कोण 50 डिग्री की है, सुनिए ध्यान से भाई, एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का होता है। ABC ये 90 है। एक एंगल हमारा कोई भी ले लो 50 डिग्री का, तो एक अगर 90 है और ये हो गया 50, तो 90 प्लस 50 बाई 90 डिग्री और 50 डिग्री प्लस कितना जोड़ें कि वो कितना हो जाए? 180 हो जाए। बोलो हाँ या ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप ऑप्शन से उठा लीजिए 40 डिग्री। यहां पर क्या रखा जाएगा? 40 डिग्री रखा जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि 90 प्लस 50 140, 140 में कितना ऐड करेंगे? 40 ऐड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट। एक बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। बेसिकली एक जो बिंदु होता है ये एक सर्कल माना जाता है और एक सर्कल पर बना हुआ कोण 360 डिग्री का होता है। तो एक बिंदु पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। देखो इधर ये बिंदु है, इसको आप बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओगे तो क्या होगा भाई? एक सर्कल का रूप ले लेगा। लेगा कि नहीं बोलो? अब इसके बीच से आप क्या करो? इसको खाली कर दो। तो आप देखो यहाँ पर ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये कितने का? 90 का। 90 का, 90 का। तो कितने डिग्री के हो गए? 360 डिग्री के हो गए ना। इसीलिए
एक बिंदु पर बना हुआ कोण 360 डिग्री का होता है। यानी कि ज्योमेट्री में जितनी बार भी क्वेश्चन देखा गया है खाली डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछा है, इसलिए मैं प्रॉपर्टी का ही आपको बता रहा हूं जो आपके पेपर में आ चुका है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री के हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा, अगर ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 105 डिग्री, तो ये कितने का होगा? बच्चों को पता है कि तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो 105 और प्लस 30 कितने हो गए? 135। 105 डिग्री प्लस 30 डिग्री में कितना जोड़े हैं कि 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया 135। 135 में हम 45 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई? 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए आंसर इज 45 डिग्री। क्लियर? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। आइए, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है सर? 60 डिग्री का होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, और जिसकी तीनों भुजाएं समान होगी उसकी तीनों कोण भी क्या होता है? समान होता है। इसीलिए प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। नेक्स्ट, एक वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? अभी हमने बताया था कि एक वर्ग जो है वो क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्योंकि भाई सुन लो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर उसका सभी कोण बराबर होगा। ठीक है, यहां पर सभी भुजाएं बराबर है और सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 360। तो 360 को 4 से कर दो भाग, क्योंकि 4 भुजाएं है, तो हमारा कितने डिग्री आ जाता है? 90 डिग्री होता है। इसीलिए एक वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है सर। आइए नेक्स्ट, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 8 गुना है, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 8 गुना है तो वो कोण कौन सा है? सुनो ध्यान से, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 8 गुना है, अपने पूरक का 8 गुना है, यानी कि एक अगर 1 है तो दूसरा 8 है। ध्यान से समझना, एक कोण अपने पूरक कोण का 8 गुना है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 9 बराबर जो है कितने के है? 9 बराबर है हमारा 90 डिग्री के। बोलिए हाँ या ना। तो एक बराबर कितने के? क्योंकि पूरक कोण कितने का होता है? पूरक कोण कितने डिग्री का होता है? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री के बराबर होता है। 8 गुना है, तो एक अगर 1 है दूसरा 8 है, तो 1 बराबर 10 हो गया, है ना? तो ये होगा 10 का और ये होगा कितने का? 80 का। तो वह कोण कौन सा है? अब वो कौन कौन सा है? तो भाई सुनो, 10 और 80 दोनों ही आंसर है, लेकिन बोल रहा है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 8 गुना है तो वो कौन कौन सा है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि हमारे x की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है। 10 का 8 गुना ही 80 होता है। ठीक है, तो जब तक 10 नहीं लेंगे 8 गुना नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, एक समपंचभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? हमने बताया था आपको कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है? n-2 इंटू में कितने डिग्री? 180 डिग्री। अच्छे से बताया था मैंने। तो पंचभुज का मतलब हो गया 5, 5 - 2 इंटू कितने डिग्री हो गए? 180 डिग्री। ये अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र है भाई। किसका योग निकालने का सूत्र? अंतः कोणों का योग। ठीक है, योग इजकल टू ये फॉर्मूला होता है। तो 3 गुने में कितने हो गए? 180। अब बोल रहा है कि प्रत्येक कोण, तो प्रत्येक कोण का मतलब 5 से हमको करना पड़ेगा भाग। बिल्कुल क्लियर। प्रत्येक का मतलब जितनी भुजा उतने से डिवाइड। आ जाओ भाई, ये कटेगा कितने से? आप बोलोगे सर 36 से कटेगा। 36 गुने में 3 कितने हो गए? 108 डिग्री हो गए। आंसर इज 108 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, एन भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है? अब हमने आपको लिखाया था आंसर नंबर बी। देखो भाई, एन 2n-4 आप ऐसे याद रखो, मर्जी है आपको जैसे याद रखना है। 2n-4 इंटू 90 डिग्री याद रखो, या ठीक है n-2 इंटू 180 डिग्री याद रखो। दोनों बात सेम है, क्योंकि इसमें से आप 2 कॉमन निकालोगे तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों ही फॉर्मूला किसका है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ठीक है, यानी कि अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र है। अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र है। बात क्लियर है?
तो इसको क्या किया है, मॉडरेट करके दे दिया गया है, क्योंकि बहुत बुक में ये लिखा आता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसी में से अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। तो दोनों में से कोई भी अगर पेपर में दिया होगा, बात इक्वल है, इसको ध्यान रखना है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर डाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना था। आज की क्लास हमने इतना बात किया नहीं, टोटल 80 क्वेश्चन हमने आपको कराया है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देखना है आपको। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी 5 चैप्टर में पूरे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट कराया है, सिर्फ वही क्वेश्चन कराया है जो आपके पेपर में आने लायक है। बात क्लियर, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो मैंने आपको बताया था कि भाई 20 तारीख की जो क्लास होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 तारीख की जो क्लास होगी वो हमारा कितने बजे होगा, 3 बजे होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि आज के बाद हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास में 20 तारीख को। ठीक है, और टाइम होगा 3 बजे। क्लियर, 3 बजे से लेकर के वो क्लासेस हो सकती है 2 घंटे की चले, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। अगर इस क्लास को आपको देखना है तो इससे पहले आपको 10 मार्च का जो क्लास हमने दिया था प्रीवियस ईयर का, उसको भी आप एक बार जाके देखो, क्योंकि वहां से भी आपको क्वेश्चन करीब इकट्ठा हो जाएगा 100 क्वेश्चन के आसपास, और इस क्लासेस में भी 90 क्वेश्चन के आसपास हम कराएंगे। ठीक है, तो टोटल 190 क्वेश्चन के आसपास आपका मतलब क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। आप इसको देख के जाना, और साथ में हमने क्रैश कोर्स कराया है, इतना सारा मटेरियल आपको दे दिया हमने ऑनलाइन में। अगर आप इतना कोर्स करके जाते हैं, आपका पेपर 101% निकल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग कब मिलेंगे, 20 अप्रैल को। ठीक है जी, 20 अप्रैल को मिलेंगे लाइव क्लास में 3 PM। ये लाइव क्लास होगी बिल्कुल, जिसमें हम कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक क्लियर है, समझ में आ गया सब कुछ कॉन्सेप्ट आज का। आज लाइव क्लास नहीं था, इसलिए हम आपसे बात नहीं कर पाए, लेकिन कोई भी अगर आपको डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन में कैसे हुआ। मैं आपको जरूर व्हाट्सएप या जो भी आपका नंबर होगा उस पर मैं आपको जरूर रिप्लाई करके भेजूंगा कि भाई इसका आंसर कैसे आया, क्यों। कोई भी डाउट हो, आप व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है उसको आप नोट कर लीजिए। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्लासेज होता है उसका PDF हम जस्ट क्लास के बाद टेलीग्राम पर डालते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका हैंड रिटन आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। और जो भी बच्चे टेलीग्राम को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको PDF मिलता रहे। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिए अगर आपको क्लास अच्छा लगता है। क्लियर, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे 20 अप्रैल को 3 बजे लाइव क्लास में प्रीवियस ईयर के साथ। ये आपका लास्ट क्लास होगा, क्योंकि 22 अप्रैल को आप लोगों का पेपर होगा, तो 20 तारीख का आपका फाइनल क्लास होगा अग्निवीर का। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।